मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना होता है। 2019 से लेकर 2026 तक ऐसे गलत कोचिंग चुनने की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद होता है। डॉक्टर बनने का सपना पूरी तरह से चूर-चूर होता है। एंड एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस कितनी होती है वो साल के लास्ट में आते आते पता। सिलेबस से ही इंट्रोडक्शन हमारा नीट में आने के बाद हुआ था। कब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो पूरे कोचिंग के साल में हमको पता ही नहीं चला कि सारे टीचर अच्छे नहीं होते। इसमें नीट का पेपर दिया और वापस जो मेरे मार्क्स आए थे दैट वाज अराउंड 450 460। उस मोमेंट ने मेरे को पूरी तरह से तोड़ दिया। अगर कोई 800 बच्चों में टॉप 10 में टॉप 15 में आते हैं उसके बाद में उनका भी सिलेक्शन नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ में मेरी नीट की जर्नी शेयर करने वाला हूं। मेरी नीट की जर्नी 8 सालों की नीट की जर्नी 2019 से शुरू होकर 2026 तक की मेरी नीट की पूरी जर्नी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे काफी सारे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, सर आप अपनी नीट की जर्नी बताओ कि आपने नीट की कैसे तैयारी करी थी। तो पूरे 8 सालों की मैं आपको जर्नी बताऊंगा एंड जर्नी थोड़ी लंबी है, आराम से सुनना। पहले अटेम्प्ट से मैं शुरुआत करता हूँ। देखो मैंने 2018 में 12वीं पास करी थी, 12th पास करी थी। एंड जब मैंने 12th पास करी थी मैंने 12th का पेपर दिया। उसके बाद में रिजल्ट के बीच में थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। तो आसपास से कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी का एग्जाम देना पड़ता है, उसको पास करने के बाद में डॉक्टर बनते हैं। तो जब रिजल्ट आया 12वीं में पास हुए, बढ़िया नंबर बने, ठीक ठाक नंबर बने, तो उसके बाद में मैंने आगे एक कोचिंग के अंदर गया मैं एंड मैंने वहाँ पर एडमिशन लेने की सोची। तो कोचिंग जाकर पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी का एग्जाम पहले देते थे, अभी नीट का एग्जाम देते हैं। तो फिर मैंने बोला मुझे नीट की कोचिंग करनी है। एंड उस टाइम तक नीट का क्या बैकग्राउंड होता है, नीट एग्जाम निकालने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर किस तरह से क्या चैप्टर चलते हैं, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है पास होने के लिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जीरो नॉलेज था। एंड इन चीज़ों के बारे में अल्टीमेटली नॉलेज पता चलते चलते पूरा साल निकलने लग गया था। पूरे साल भर की एकदम जीरो से शुरू करके मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, क्या कोचिंग की स्टोरी थी, किस तरह से गलत कोचिंग चुनने की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, इवन आपके आने वाले साल बर्बाद हो सकते हैं, आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरी तरह से चूर चूर हो सकता है। ये सब चीज़ें, हाउ दिस ऑल थिंग्स वर्क्स, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करता हूँ जर्नी। पहले साल की जर्नी है, मैं गया कोचिंग जाकर मैंने एडमिशन कराया। अराउंड 1 लाख के आसपास की हमने फीस भरी एंड एडमिशन कराया। एंड ऑब्वियसली जैसी आपकी फैमिली कंडीशन रहती है वैसी ही हमारी फैमिली कंडीशन रहती है, बिकॉज हम में से मैक्सिमम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनके लिए 1 लाख बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम सबके मन के अंदर एक चीज़ होती है कि पूरे साल भर डेडिकेटेड रहेंगे और पूरे साल भर हम तैयारी करेंगे और हम पास हो जाएंगे। और यही मेरी बेसिक जो एक्शन प्लान था ये था। 12th तक मैंने एक चीज़ सोच रखी थी कि अगर मैं पूरे साल भर अपनी क्लास में कंसिस्टेंट रहता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ, मतलब हम एग्जाम को निकाल लेंगे। एंड सेम यही स्ट्रेटजी मैंने नीट एग्जाम के टाइम भी सोची कि अगर मैं पूरे साल भर कोचिंग आता हूँ, लगातार जो टीचर मुझे बोल रहे हैं वो सारी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बेसिक मेरा भी एक्शन प्लान था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करना शुरू किया। रेगुलर कोचिंग जाता था, रेगुलर जो हमको डीपीपी मिलती थी वो मैं सोल्व करता था एंड उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट में ठीक ठाक मार्क्स भी आया करते थे। तो हुआ क्या, ये चीज़ मेरा एक्शन प्लान था कि लगातार पूरे साल भर कोचिंग जाऊँगा, पूरे साल भर अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड उस टाइम तक, अभी के टाइम आप एक चीज़ सोचते हो कि अगर आपको नीट क्रैक करना है तो फिर आपको एनसीईआरटी करना ही होगा, फिजिक्स में करना होगा, केमिस्ट्री में करना होगा, बायो में करना होगा। बायो में तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन आना चाहिए। ये सारे वर्ड्स अभी के हैं, ये सारे वर्ड्स 2018 में नहीं थे, उस समय नहीं थे। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ, 2018 में मैंने 12वीं पास करी थी, 18-19 के सेशन में मैंने नीट की तैयारी करी थी और 2019 में मैंने पहली बार अपना नीट का एग्जाम दिया था। ये एक जर्नी का बेसिक एक मैं आपको प्लॉट बता देता हूँ कि 2018 से 19 के बीच में पहली बार मैंने कोचिंग करके नीट एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन मैंने करी थी। तो उस साल क्या हुआ कि जब मैं कोचिंग गया, कोचिंग में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद स्टार्टिंग में सब सही चल रहा था, जो टीचर पढ़ा रहे थे उनका पढ़ाया हुआ सब समझ में भी आ रहा। मैं ये नहीं बोलूंगा टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा था, टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छे समझ में आ रहा था। बट गड़बड़ क्या हो रही थी, बिकॉज हम पहली बार कोचिंग जा रहे थे, हमने फाउंडेशन नहीं करी थी, हमको कुछ पता नहीं था कि कोचिंग का सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, कैसे कोचिंग वाले आपको फंसाते हैं और उसके बाद में आपको उनका रियल जो है ना फेस वो साल के लास्ट में जाते जाते पता चलता है। तो क्या हुआ, हमारे एक बोटनी के टीचर हुआ करते थे, वो जब पढ़ाते थे उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक था, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। लेकिन उनकी कमी बस एक थी, क्या, और वो बताते थे वो बच्चे जो बच्चे फाउंडेशन किए हुए होते थे पहले के सालों में या फिर जो ड्रॉपर रिपीटर हुआ करते थे 2-3-4 साल के, वो बच्चे बताया करते थे कि ये टीचर जो पढ़ाता है बहुत बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन ये दिन में आपको जितना पढ़ाता है ना, आप वो चीज़ का बाद में एनालाइज करो कि वो टीचर आपको दिन में केवल आधा पेज पढ़ा कर जाता है। उसको बहुत अच्छे समझाता है बट ये टीचर आपको केवल दिन में आधा या 1 पेज पढ़ाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ आधा पेज पढ़ाया जाएगा। एंड उस टाइम तक मैं एनसीईआरटी से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं था कि एनसीईआरटी आखिरकार क्या होती है, कितनी पढ़नी पड़ती है कि हम एनसीईआरटी को पढ़ के पास होंगे। एंड ये बताने के लिए भी कोचिंग में कोई नहीं था। अभी कोचिंग के टीचर आपको एनसीईआरटी पढ़ाते होंगे, है ना, पास होने के लिए जितनी एसेंशियल चीज़ें वो सारी बताते होंगे। उस टाइम ऐसा कोई कल्चर था ही नहीं। 2018-2019 के सेशन में जिन बच्चों को 7-8 अटेम्प्ट ऑलरेडी लग चुके हैं वो लोग ये बात जानते होंगे। जो 2017-18 में लोकल कोचिंग्स में पढ़ा करते थे वो बच्चे ये बात जानते होंगे कि उस टाइम क्या चीज़ें थी और अभी कितनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो हमको ये बातें पता थी नहीं। धीरे धीरे करके जब टाइम जाना शुरू हुआ तो हमें एक बात पता चली कि भाई 2 महीने हो गए एंड प्लांट किंगडम वाला एक चैप्टर हुआ है बोटनी के अंदर और साथ में क्या हुआ है कोई भी मॉर्फोलॉजी जैसा एक चैप्टर हुआ है। मतलब 1.5 महीने के अराउंड या फिर 1 महीने के अराउंड का टाइम लग के एक चैप्टर हुआ करता था। जिन चैप्टर का वेटेज ज्यादा था, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में बना करते थे, वो चैप्टर एकदम लास्ट में लिए गए थे या फिर उनमें से कई सारे चैप्टर हमको कराए नहीं गए थे और जिन चैप्टर से एक क्वेश्चन या हार्डली 2 क्वेश्चन आया करते थे उन चैप्टर को हमको पहले कराया गया था। एंड वो समझाए इस तरह से जाते थे कि मैक्सिमम बच्चों को समझ में एकदम अच्छे से आ जाएंगे बट बच्चे ये चीजें नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में दैट्स अ ट्रैप।
उसकी वजह से आप वो चैप्टर तो समझ पाओगे, बट उन चैप्टर का वेटेज इतना कम है नेट एग्जाम के अंदर कि मेन जो चैप्टर वो लास्ट में आएंगे और वो चैप्टर बाद में जल्दी जल्दी में हमको कराए गए थे। तो हुआ क्या, ये चीज मेन प्रॉब्लम नहीं थी, ये चीज को फिर भी हम डील कर सकते थे। हुआ क्या, जब नवंबर दिसंबर आते आते क्या हुआ, यहाँ पर राजस्थान में थे इलेक्शंस, और जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे और जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, पढ़ाते ठीक थे, ऐसा नहीं था पढ़ाते बुरा थे, पढ़ाते ठीक थे, उन दोनों के ही रिलेटिव्स इलेक्शन में खड़े हुए थे। एंड वो दोनों ही उनके लिए प्रचार करने के लिए, है ना, उनका प्रमोशन करने के लिए अराउंड 1 से 1.5 महीने के लिए दोनों टीचर गायब थे, पूरी कोचिंग से गायब थे। और हम सुबह सुबह तैयार होकर कोचिंग जाते थे और हम वहां पर 6 घंटे 5 घंटे जाकर ओनली जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा करते थे। ओनली जूलॉजी पढ़ो, ओनली बॉटनी पढ़ो, आ जाओ। फिर जब हमने उस चीज का थोड़ा विरोध करना शुरू किया, है ना, तो वो टीचर तो नहीं आए। हुआ क्या, उन्होंने कुछ गेस्ट फैकल्टी बुलाए जो फाउंडेशन को पढ़ाने वाले टीचर थे, या फिर उससे भी इवन लोअर टीचर लगा करते थे जिनका नॉलेज बहुत बेसिक लेवल पर था, जो पढ़ाना जस्ट सीख रहे थे उस मोमेंट पर। तो वो टीचर है, उन्होंने पढ़ाया, और उनका पढ़ाने का तरीका इतना खराब था, उनका पढ़ाने का तरीका इतना खराब था, कुछ कुछ चीजों को इतने एक्सट्रीम लेकर जाते थे कि मेनली वो डेरिवेशन वाले तरीके से चलते थे, क्वेश्चन कराने वाले तरीके से नहीं चलते थे। एंड हमने उस चीज का विरोध किया, बट अल्टीमेटली वो टीचर आए नहीं, और वो आए 1-1.5 महीने बाद में। तो पहली बात तो उन्होंने 3-4 चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़वाकर उनको खराब कर दिया। उसके बाद में जब वो आए तो उस टाइम तक जेएन के मिड का टाइम आ चुका था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, चैप्टर को फास्ट पेस पे करवाना शुरू किया। कई बार वो दिन का एक चैप्टर लेकर जाते थे, कई सारे चैप्टर को उन्होंने छुड़वा दिया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर जो आपस में रिलेटेड होते हैं, उस टाइम तक जो बच्चा पहली बार नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसे कैसे पता चलेगा कि चैप्टर एकदम अच्छे से कनेक्टेड है, उनको किस तरीके से क्या समझना है। तो एक बात बोला करते थे वो लोग भी, एक बात बोला करते थे, पहले साल में सिलेक्शन नहीं होगा, इस साल हम उन बच्चों को अच्छे से ये सारी चीजें करवा रहे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है, आप लोग अगले साल करना, आप लोग अगले साल करना। इस तरह से करके हमको तैयारी कराई जाती थी। तो तैयारी के अंदर इतने लूप होल क्रिएट हो चुके थे, इतने लूप होल क्रिएट हो चुके थे, मेजरली जो चैप्टर थे वो 1-2 या फिर 3 दिन के अंदर अंदर जल्दी जल्दी कराए जाते थे, कि उसकी वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली फिजिक्स एकदम खराब होगी, केमिस्ट्री एकदम खराब होगी। जूलॉजी वाले टीचर ने पूरे साल भर में द ओनली टीचर जिन्होंने हमको डेडिकेटेड रह के अच्छे से तैयारी कराई, तो जूलॉजी अपनी बड़ी शानदार होगी। बोटनी बढ़िया बन रही थी, बट बोटनी वाले टीचर ने क्या किया, कुछ एक चैप्टर तो कराए स्टार्टिंग में, वही 1 महीने में एक चैप्टर, 2 महीने में एक चैप्टर, इस तरह से करके 5-6 चैप्टर कराए, और बचे हुए चैप्टर के अंदर क्या किया, बचे हुए चैप्टर एक दिन के अंदर स्पीड से पढ़ने वाले तरीके से चले जाते थे, बहुत गलत तरीके से कराया करते थे। और सेल जो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी जो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इनका उन्होंने क्या किया, सेल चैप्टर के बारे में हमको एक स्टेटमेंट बोला गया था। अब वो चीजें इतनी गलत हुई थी, वो चीजें मन के अंदर इतनी है कि वो बातें मुझे 8 साल बाद भी एज इट इज याद है। तो उन्होंने हमको एक बात बोली सेल चैप्टर के बारे में कि सेल बेसिक चैप्टर तो आप खुद कर सकते हो, और सब जानते हैं आज भी नीट एग्जाम में सेल का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसकी लैंग्वेज इतनी टाइट है, जिसकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक है कि बच्चे आज भी उस चैप्टर में फंसा करते हैं। एंड हमको उस टाइम एक बात बोली गई थी कि सेल इतना बेसिक चैप्टर आप खुद कर लोगे, ये बात बोल के हमको सेल का चैप्टर छुड़वा दिया गया था। एनाटॉमी के बारे में एक बात बोली गई थी, एनाटॉमी बेटा इतना कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, आप इतना करके जाओगे नीट में 1 या 2 सवाल आएंगे, छोड़ दो उसको। इस तरह से करके हमको एनाटॉमी का चैप्टर भी छुड़वा दिया गया था। एंड वहां पर कोई उसको अपोज कर ही नहीं सकता था। अपोज करने के लिए कुछ स्टूडेंट का एक ग्रुप तो बनना चाहिए, अदर स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते थे। ऐसे करते करते ही पूरा साल चला गया। बट हाँ, ईयर लॉन्ग मेरी एक स्ट्रेटजी रहती थी, अगर मेरी अपनी तरह से तैयारी पूरी है तो फिर मैं सिलेक्शन ले लूंगा। और इसी तरह से करते करते जब स्टार्टिंग से जब टेस्ट हुआ करते थे, हर 15 दिन से टेस्ट हुआ करते थे, टेस्ट में एक स्ट्रेटजी रहा करती थी कि अगर टेस्ट में अपने कंटिन्यूसली अगर 450-500 के आसपास मार्क्स है, मतलब हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं। बिकॉज उस टाइम 2018 की कट ऑफ गई थी 540 कह रहा हूँ, तो वहां से लग रहा था कि हाँ इसके आसपास अगर कट ऑफ जाएगी तो हम पेपर को निकाल सकते हैं। तो साल भर जो टेस्ट हुआ करते थे, उन टेस्ट में जो मेरे मार्क्स रहते थे वो लगभग 400 के रेंज के आसपास रहा करते थे। 450 के पार भी नहीं जाते थे, वो 2-3 टेस्ट में गए थे, बाकी 400 के आसपास के रेंज में रहते थे। कभी 350 चले जाते थे, कभी 400 के आसपास रहते थे, कभी 450 के जस्ट आसपास जाते थे। इस तरह से करके अपने मार्क्स वेरी किया करते थे। फिर लास्ट में जाते एक और मुसीबत आई, क्या वो थी बीएससी। हमने साथ में बीएससी में भी एडमिशन ले रखा था, और बीएससी के एग्जाम नीट एग्जाम से जस्ट पहले आते हैं। ये मेरा सजेशन रहेगा, जो स्टूडेंट पहली बार नेट की प्रिपरेशन करते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो साथ में क्या करते हैं, बीएससी को भी उठा लेते हैं। मत लेना, मत लेना, वो आपकी नेट के प्रिपरेशन को बर्बाद करके छोड़ देगी। तो बीएससी मत लेना। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो साथ में दूसरे अल्टरनेटिव क्यों नहीं लेने चाहिए। हमारे टाइम में कोई गाइड करने के लिए, कोई बताने के लिए था नहीं, तो हमने ये गलती कर दी, बट ये नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो बीएससी में मैं एक भी दिन कॉलेज नहीं किया, स्टिल आई गॉट 65% इन बीएससी फर्स्ट ईयर। बट वो बीएससी ने जिस तरह से मेरी तैयारी खराब करी ना, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड हेटिंग बीएससी। उसके बाद में मैं कभी बीएससी के लिए दोबारा कॉलेज गया नहीं, मैंने बीच में उस चीज को छोड़ दिया। एंड आज तक कभी भी मैंने वो बीएससी की तरफ दोबारा मुड़कर देखा भी नहीं, कभी नहीं देखा। तो जब साल पूरा हुआ, वो टीचर्स पर गुस्सा तो बहुत था कि वो 1.5 महीने छुट्टी ली आपने एंड सफर किया उसकी वजह से हम स्टूडेंट्स। तो गुस्सा तो उन टीचर्स पर बहुत था। एंड मार्च के आसपास आते आते हमको एक चीज पता चल भी चुकी थी कि नहीं, इस साल सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, ये बात भी पक्की है। तो हमने क्या किया कि पेपर हो जाए उसके बाद में वापस कोचिंग आएंगे, बिकॉज आसपास के जितने भी स्टूडेंट थे क्लास में उन सब ने ये बात कर रखी थी कि हाँ वापस कोचिंग आना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। एंड हुआ भी वही। जब रिजल्ट आया तो पूरी कोचिंग से 3 बच्चे या 4 बच्चे पास हुए थे, एंड दे ऑल वर रिपीटर, मल्टीपल टाइम के रिपीटर थे वो सारे के सारे। कोई भी हमारी तरह पहली बार तैयारी करने वाला नहीं था। तब वहां से एक चीज समझ में आई कि हाँ 1 साल में नहीं होता है, जो 12वीं के बाद में शुरू करते हैं उनका तो नहीं होता है। तब एक कंसेप्ट समझ में आया कि बच्चे 11वीं से इसकी प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, एंड तब कोई जाकर वो पास होते हैं। लगातार 3 साल वो कोचिंग जाते हैं, तब उनका सिलेक्शन होता है। एंड 11-12 तक तो हम कोचिंग जानते भी नहीं थे, नॉर्मली कहीं से कोचिंग नहीं किया करते थे, ओनली स्कूलिंग अपनी चला करते थे, और स्कूलिंग भी इतनी कुछ बढ़िया थी नहीं कि वहां से हम कुछ सीख सकें। तो सिलेबस से ही इंट्रोडक्शन हमारा नीट में आने के बाद हुआ था। काफी सारी नई चीजें थी, फिर भी उनको टेकल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एवोल्यूशन जैसे मुश्किल चैप्टर्स को समझते हुए चल रहे थे, इनको याद कर रहे थे एकदम अच्छे से, बट वो सब कुछ मैनेज किया। एंड एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस कितनी होती है वो साल के लास्ट में आते आते पता चला।
तो फिर धीरे धीरे करके एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करी, अपनी तरफ से ठीक किया नीट के एग्जाम में। बट वो बीएससी ने इतना खराब किया उस नीट को कि पहले नीट एग्जाम में जो मेरे मार्क्स आए, दे वर ओनली अराउंड 250, तो जस्ट 250 के अराउंड मार्क्स आए थे पहले नीट में। और काफ़ी बुरा भी लगा उस चीज़ का कि मॉक टेस्ट के में अराउंड 400 के आसपास रहते थे और नीट में मार्क्स आए जस्ट 250, तो वो चीज़ काफ़ी बुरी लगती थी। उसके बाद में रुकना तो था नहीं, वही था कि डॉक्टर बनना है तो वापस जाना है। वापस गया मैं कोचिंग वालों के पास में, उनसे मैंने बात करी और उन्होंने तुरंत फीस की बात करी कि वापस अगर आना है क्लासेस में तो फिर आपको फीस पे करनी होगी। तो फीस पे करने के लिए ऑब्वियसली वी वर रेडी, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वापस कोचिंग जा रहे हो तो टीचर आपको एकदम फ्री में तो पढ़ा नहीं सकता, फीस तो आपको देनी होगी, तो फीस देने के लिए वी वर रेडी। जब मैंने टीचर से बात करी डिस्काउंट के लिए कि सर मैं वापस आया हूँ, आपकी कोचिंग में पढ़ा हूँ, तो सर कुछ डिस्काउंट तो दीजिए। दे सेड नो डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हार्डली वो 10% डिस्काउंट दे रहे थे और कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला आपके कुछ मार्क्स भी ऐसे है नहीं कि उसके बेसिस पे हम कुछ डिस्काउंट दें, तो कोई डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा, आप वापस आओ। एंड वो टीचर से मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी, बिकॉज़ मैं जब गया ऑफिस में मैंने थोड़ी बात करी, तो वो कुछ लोगों ने कहा कि आप टीचर से अगर पर्सनली बात करोगे तो ही कुछ हो सकता है, बाकी हमको डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो मैंने केमिस्ट्री के टीचर से बात करी, ही सेड नो डिस्काउंट। तो आई सेड सर लास्ट ईयर भी आपने कई सारे स्टूडेंट को डिस्काउंट दिया था एंड मेरे को सर आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इस साल तो सर कम से कम डिस्काउंट दीजिए, फीस को हाफ कर दीजिए, अराउंड 40,000 50,000 होंगे सर, फिर भी मैं पे कर सकता हूँ। देन दे सेड आपको 80K के आसपास पे करने होंगे, बिफोर दैट हम आपको आगे नहीं पढ़ाएंगे, हमने फ्री में पढ़ाने का ठेका नहीं ले रखा है। तो उस चीज़ ने मेरे को काफ़ी गुस्सा दिलाया एंड मैंने उनको तुरंत उसी मोमेंट पर एक बात बोली, पूरे साल में 1.5 महीने छुट्टी रखी आपने वो इलेक्शन के टाइम में, वो गलती आपकी है। डेली एक चैप्टर के प्रोसेस पे लास्ट में गए आप, वो सारी गलतियां थी आपकी एंड उस चीज़ से सफ़र कर रहे थे हम। आपने केमिस्ट्री पढ़ाने का आपने एड दिया था कि केमिस्ट्री पूरी ये टीचर पढ़ाएंगे और ये टीचर ने सिर्फ आपको ओनली फिजिकल पढ़ाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो पूरे कोचिंग के साल में हमको पता ही नहीं चला, इनऑर्गेनिक क्या होती है हमको पता ही नहीं चला। पीरियोडिक टेबल के एक ही चैप्टर के अंदर डीएफ ब्लॉक भी उसी में निपटा दिया गया, एस ब्लॉक भी उसी में निपटा गया और साथ में हाइड्रोजन भी उसी के अंदर निपटा दिया गया, पी ब्लॉक भी उसी के अंदर निपटा दिया गया। मतलब पीरियोडिक टेबल के एक चैप्टर के अंदर ही 6 चैप्टर करा दिए गए, बेसिक बेसिक कुछ चीजें लिखवा करके कि हाँ पीरियोडिक टेबल में ही सारी आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री आ चुकी है। एंड उस टाइम तक हमें ज्यादा पता भी नहीं था कि ब्लॉक केमिस्ट्री क्या होती है। अलग से पूरा चैप्टर जब डिटेल में पढ़ाया जाए तब तो कोई स्टूडेंट सीखे, है ना। जिसको पता ही नहीं है चैप्टर होते क्या है, उनको सब कुछ डिटेल से शुरू से कराना पड़ता है, बट दे वर नॉट रेडी टू डू दिस। उनको सारी चीजें एक एक दिन के अंदर करानी थी, बिकॉज इनिशियली उन्होंने वो टाइम वेस्ट कर दिया था, 1.5 महीने के लिए वो लोग गायब थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है हमको अच्छे से सिखाने की। बीच में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दूसरा टीचर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, हु वाज नॉट दैट मच गुड, ठीक है, एक एवरेज सा टीचर लिया गया था। काफी सारे लोग एक बात बोला करते हैं कि सारे टीचर बढ़िया होते हैं, नहीं होते हैं। जो खुद नीट की प्रिपरेशन किया हुआ है ना ऑफलाइन के अंदर, जो इस चीज से सफर किया हुआ है, वो जानता है कि सारे टीचर अच्छे नहीं होते, सारे टीचर अच्छे नहीं होते, बहुत कम टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनकी सारे स्टूडेंट के साथ में ट्यूनिंग बैठते हैं। अच्छा, कई सारे लोग एक और बात करते हैं कि नहीं टीचर सारे अच्छे होते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपकी वो टीचर के साथ बॉन्डिंग बनती है कि नहीं। नहीं, सारे टीचर अच्छे नहीं होते। ये चीज कभी कंसीडर करके मत चले जाना कि कोई भी रैंडम कोचिंग में चला जाता हूँ सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारे टीचर कभी अच्छे नहीं होते हैं। एक कोचिंग के बारे में पता करो, टीचर्स के बारे में पता करो, अगर सब बोले ना कि ये टीचर बहुत अच्छा है तो ही उस कोचिंग में जाओ। रैंडमली कभी किसी कोचिंग में मत चले जाना। अगर कोई नया नेट एस्पिरेंट मुझे देख रहा है, रैंडमली कभी किसी कोचिंग में मत जाना। अगर वहां के सारे टीचर के बारे में फीडबैक अच्छा है कि सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, टाइमली वहां पे सिलेबस हो रहा है, सिलेबस एकदम अच्छे से कराया जा रहा है, वहां पर टेस्ट हो रहे हैं हर एक वीक छोड़कर एक वीक, ये सारे फैक्टर अगर चेक हो रहे हैं तो ही वहां पर आपको कोचिंग जाना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी रैंडम कोचिंग नहीं जाना चाहिए। तो बात को लेकर मेरी वो टीचर से बहस हो गई। मैंने कहा सर प्लीज डिस्काउंट दीजिए, मैं सर पढ़ना चाहता हूँ एंड मेरे को एग्जाम क्रैक करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, उस चीज से मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपको इतने पे करने होंगे, उसके बिना हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो पापा ने कहा हम पे कर देंगे, बट आई सेड नो, ऐसे तो हम नहीं देंगे। ये वापस इस साल भी छुट्टी लेने के लिए तैयार हो गए। तो एंड जो काम इन्होंने लास्ट ईयर किया था, जो छुट्टियां इन्होंने लास्ट ईयर ली थी, उसके बाद में डिजर्व नहीं करते कि हम इनको 100% ऑफ द फीस पे करें। बिकॉज 100% ऑफ द फीस हम किस लिए पे करें? ये बोल रहे हैं कि आपके इतने मार्क्स है नहीं कि हम आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दें। वो मार्क्स किसकी वजह से नहीं है? मेरी वजह से थोड़ी नहीं है, वो मार्क्स तो इनकी वजह से नहीं है। ये छुट्टियां जो ली है, जो जल्दी जल्दी चैप्टर कराए लास्ट ईयर, ये सब कुछ तो इन्होंने किए हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद में वो टीचर से मेरी बहस काफी हो गई एंड वो टीचर ने मेरे सामने अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद किया, बिना कोई ज्यादा आर्गुमेंट किए तुरंत वो टीचर सीधे चले गए, मेरे को रिप्लाई करने को तैयार नहीं थे। उस चीज का मुझे उन पर बहुत गुस्सा था। मतलब वो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ना कि वो चीजें मुझे अब तक एज इट इज याद पड़ी है। जो चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूँ उस टाइम भी मुझे वो रियल इवेंट्स अभी याद आ रहे हैं मेरी आंखों के सामने, इतने अच्छे से मुझे याद पड़े हैं, क्योंकि वो चीजें हुई इतनी गलत थी मेरे साथ में, और गलत चीजें कभी आपके मन से निकलती नहीं है। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मैं दूसरे साल की कैसे करूंगा नेट की प्रिपरेशन। पापा ने बोला दूसरी कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं। दूसरी कोचिंग का मैंने मना कर दिया, बिकॉज मुझे पता था दूसरी कोचिंग में जाऊंगा वो क्यों पढ़ाएंगे, वो तो बोलेंगे कि आपने जो भी पैसे दिए हैं, जो भी आपने किया है वो दूसरी कोचिंग में किया है, हमको तो फ्रेशली वापस से पूरी फीस पे करनी होगी, वापस 1 लाख पे करनी होगी। तो उसके लिए मैंने मना किया और मैंने कहा कि मैं घर से ही प्रिपरेशन कर लूंगा, जैसे जिस तरीके से करनी होती है। बिकॉज उस टाइम तक मुझे एक बात पता चल चुकी थी कि हाँ, तैयारी जो बायो की करनी होती है वो आपको एनसीईआरटी से करनी होती है, ये बात मुझे पता चल चुकी थी। तो उसके बेसिस पर मैंने अपनी तैयारी करनी शुरू करी। पूरे साल भर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी। उस टाइम तक ये यूट्यूब, ये ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें अच्छे से कुछ भी पॉपुलर नहीं हुआ था, कुछ भी पॉपुलर नहीं हुआ था उस टाइम। सारी चीज़ें नॉर्मल चला करती थी और जो लोग यूट्यूब पर थोड़ा बहुत कुछ लगाया करते थे वो भी बहुत ही लोअर क्वालिटी का लगाया करते थे। ऐसा नहीं होता था जो आपको नीट का पेपर पास करा दे, नीट का पेपर आपको क्लियर करवा दे। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने अपनी तैयारी खुद से करी। पूरे साल भर मैंने बायो पढ़ी, बायो की एनसीईआरटी के अंदर कितनी कितनी नई चीज़ें थी, किस तरह से वो टीचर कुछ कुछ चीज़ों में हमको गलत भी पढ़ा दिया करते थे, उल्टा पढ़ा दिया करते थे, वो मुझे मिस्टेक भी उनकी आइडेंटिफाई होना शुरू हुई। तो पूरे साल भर मैंने तैयारी करी एंड तैयारी करने के बाद में सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरा नीट का स्कोर आया दैट वाज 460।
एंड ऑलमोस्ट डबल था वो स्कोर, कहाँ 250 कहाँ पर 460। वो स्कोर देख के मैं काफी मोटिवेट हुआ कि हाँ ये चीज बढ़िया है। बस एक चीज समझ में आई, उस टाइम फिजिक्स थी मेरी 0 पर, फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती थी उस टाइम तक, बिकॉज सिंपल सी बात है, जहां पर मैं कोचिंग कर रहा था वो टीचर एक तरफ हमको यहाँ पर नीट की फिजिक्स पढ़ाया करते हैं, दूसरी तरफ वही टीचर एक जगह पर बीएससी की भी फिजिक्स पढ़ाते थे। ये चीज हमको साल के लास्ट में पता चली थी। तो ना ज्यादा क्वालिफाइड कोई भी टीचर उन्होंने अपने साथ में ले रखे थे, जहां पर मैं कोचिंग पहले किया करता था, जहां पर हमने 1 लाख लगाए, तो उन्होंने अच्छे से फिजिक्स कुछ पढ़ाई नहीं। उनका एक काम होता था, फॉर्मूला बता दिया क्वेश्चन करो, फॉर्मूला बता दिया क्वेश्चन करो, फॉर्मूला बता दिया क्वेश्चन करो, ये उनका काम होता था। तो ऐसे कुछ फिजिक्स के हमारे बेसिक्स क्लियर हुए नहीं था, और लास्ट में वही ग्रेविटेशन जैसा चैप्टर एक दिन में करवा दिया। फ्लूइड मैकेनिक जैसी चीजें होती क्या है, हमको एक बात बोल गई थी, फ्लूइड मैकेनिक और ये साथ में आपका इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, ये इतने छोटे होते हैं कि इनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं, इनको आप छोड़ दो, इस तरह से करके वो चैप्टर हमको करे ही नहीं गए थे। तो इस तरह से करके कई सारे चैप्टर हमारे स्किप भी किए गए थे। इन सब चीजों की वजह से फिजिक्स बड़ी खराब रहेगी। तो एक चीज समझ में आई दूसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट आने के बाद में, कि जस्ट मैं सिलेक्शन के पास में था, अगर फिजिक्स में और 100 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं तो ऑलमोस्ट क्या पता सिलेक्शन की तरफ और ज्यादा हम जाते हैं। 100 मार्क्स हम पीछे पड़ रहे हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स बनानी थी तीसरे अटेम्प्ट के अंदर। फिर एक बात समझ में आई कि नहीं, जाना तो कोचिंग ही पड़ेगा। कोचिंग के अंदर जाएंगे, दूसरे दोस्तों के साथ में रहेंगे, उनके साथ में नोट्स एक्सचेंज होंगे, किसी ना किसी तरीके से कुछ करके फिजिक्स के अंदर में मार्क्स बढ़ा लेंगे। बायो और केमिस्ट्री तो अपने को आती है, बायो केमिस्ट्री मैंने वो 1 साल में बना ली थी। तो फिजिक्स अपने को बनानी थी। वापस कोचिंग जाने के लिए मैंने ट्राई किया। पापा से मैंने बोला कि सर जाते हैं कोचिंग, एंड जो भी जितना भी बोल रहे हैं, अब तो 460 भी है, शायद हो सकता है इसके बेसिस पर कुछ वो फीस को कम कर दे और 50,000 के आसपास वो अपने को पढ़ा दें। तो मैं गया वो कोचिंग वाली जगह, वो बिल्डिंग बंद, आसपास से क्वेरी की, मैंने पता किया तो पता चला कि वो लोग अपनी कोचिंग बंद करके जा चुके हैं, बिकॉज कोविड की वजह से थोड़े स्टूडेंट उनके पास में कम हुए और वो लॉसेस में जा रहे थे। बिकॉज मैंने बोला पिछले साल में उनके इंस्टीट्यूट से 3-4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, अगले साल भी 2 या 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो जो सिलेक्शन नहीं निकालेंगे उनके पास में कौन आएगा। तो इस तरह से करके वो लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे और वो अपनी कोचिंग बंद करके जा चुके थे, सारे अलग अलग जगह हो चुके थे। कोई एग्रीकल्चर वालों को पढ़ाने लग गया था, आईसीआर वालों को, कोई दूसरी कोचिंग में जाकर स्पेशली पढ़ाने लग गया था, कोई अपने वही बीएससी वालों को फिजिक्स पढ़ा रहा था। इस तरह से करके सारे अलग अलग हो गए थे इंडिविजुअल टीचर। सबका मैंने पता किया कौन कहाँ पर है, तो पता चला कि सब अलग अलग जगह पर। वहां से एक बात समझ में आई कि कोई दूसरी कोचिंग चला जाता हूँ, अब तो मार्क्स भी थे 460, क्या पता डिस्काउंट दे दें। तो ये जो डिस्काउंट वाली आप चीजें देखते हो ना, जिस बच्चे के मार्क्स इस रेंज में है उनको हम 50% स्कॉलरशिप दे देंगे, 60% स्कॉलरशिप दे देंगे, ये सारी चीजें बहुत नई है। ये चीजें अभी है, इन 3-4 सालों में शुरू हुई है। ये बातें उस टाइम नहीं थी, 2020 में 2021 में ये सारी चीजें उस टाइम नहीं हुआ करती थी। उस टाइम सिंपल सा सबका एक क्लियर मैसेज हुआ करता था। क्या मैसेज होता था उस टाइम? सबका मैसेज यही होता था, अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास में फ्रेश आ रहा है ना, तो भले उसके कितने भी मार्क्स हैं, हम तो भाई उससे फीस लेंगे। आपने हमको अब तक कोई फीस पे नहीं करी है, हमको पहले आप पूरी फीस पे करिए। तो मैं गया 2-3 कोचिंग में, मैंने पता किया, सबने एक बात बोली, हाँ आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप निकाल सकते हो इस साल, बट आपको फीस हमें पूरी पे करनी होगी, बिकॉज आप हमारी कोचिंग से नहीं पढ़े। आप हमारी कोचिंग से इस साल पढ़ो, पूरी फीस आप पे करो, 10-20 हज़ार का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आपको पूरी फीस पे करनी होगी। एंड अगेन एट द सेम टाइम, मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बोला था, हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एंड ये चीज़ हमें समझने की होती है कि हम बार-बार 1 लाख नहीं लगा सकते, बिकॉज 1 लाख हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। वो उस टाइम भी थी, वो आज भी है। आपके लिए भी, जिन स्टूडेंट को 4-5 अटेम्प्ट, 6-7 अटेम्प्ट लगे हुए हैं ना, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इस पेन को फील कर पा रहे होंगे, वो उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ें उनमें से कईयों के साथ हुई है। ये इतने ड्रॉप लगने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम जानते हैं कि कोचिंग जाएँगे तो इस साल हो जाएगा, बट वो कोचिंग हम जा नहीं पाते हैं। वो चीज़ हमें काफ़ी हद तक परेशान करती है। तो तीसरे साल मेरा पूरा मन था कि मैं कोचिंग जाऊँ, मैं प्रिपरेशन करूँ, मैं पेपर निकाल दूँगा। और उसी चीज़ ये जो फीस वाला जो फैक्टर था, इसकी वजह से मैं तीसरे साल कोचिंग जाना चाहता था, बट फिर मैंने खुद ही मना कर दिया। मैंने बोला पापा मैं खुद प्रिपरेशन कर लूँगा। पापा ने बोला करा देते हैं इस साल हम एडमिशन, करवा देंगे और निकाल लेगा, आराम से निकाल लेगा, इतने मार्क्स आए हुए हैं, जस्ट 100-125 मार्क्स शॉर्ट कर रहे हैं, तो निकाल लेगा इस साल। वहाँ से मन भी कर रहा था, बट मैंने खुद मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, वापस से इतने तो नहीं लगा सकते 1 लाख पैसे तो। क्या पता कोई चीज़ें गलत हो गई और सिलेक्शन नहीं हुआ तो। तो इसलिए मैंने वहाँ पर वो चीज़ को ऑप्ट किया कि नहीं लगाएँगे। तो 2021 में भी, तीसरे अटेम्प्ट में भी मैंने अपनी प्रिपरेशन खुद से करने की सोची, बट वो प्रिपरेशन में मोमेंटम बने नहीं रहा, बिकॉज़ आप सबको पता होगा कि 2020 का जो नीट का पेपर हुआ था, वो 13th या फिर 12th ऑफ सितंबर को हुआ था कोविड की वजह से। तो उसके बाद में जो साल का एंड टाइम आता है ना, उसमें प्रिपरेशन कभी शुरू नहीं होती। साल मेरी प्रिपरेशन बनी नहीं, कुछ कोविड का जो रीज़न था उसकी वजह से पूरा साल एकदम परेशानी में ही चला गया। एक लगातार रिग्रेट लग रहा था कि शायद मेरे को कोचिंग जाना चाहिए था, बट मैं कोचिंग जा नहीं पाया। तो 2021 का जो साल है ना, उसे मैं ज़ीरो ईयर बोल सकता हूँ। उस साल मैंने ना प्रिपरेशन करी, ना मेरी प्रिपरेशन में फेल बनी। पूरा 2021 का जो साल था, मतलब मेरा नेट का तीसरा अटेम्प्ट, वो ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ में गया। बस पेपर दिया था जिसमें अराउंड 400 के आसपास मार्क्स बने थे, एंड बिना कोई प्रिपरेशन पूरा ही तैयारी चला था। मतलब बायो के अंदर ही मार्क्स नहीं बने थे, फिजिक्स के अंदर फिर भी बनने लगे, लेकिन बायो के अंदर नहीं बने थे। तो ये 2021 गया। 2021 के लास्ट में जाते, लास्ट मंथ के आसपास मुझे एक टीचर मिले, जो कोटा के टीचर थे, कोटा के ऑफलाइन टीचर, और बहुत बढ़िया पढ़ाते थे वो टीचर। उनकी बस एक चीज़ ये थी कि उनका जो कोर्स है ना, वो इतना कॉस्टली हुआ करता था, जो हम पे कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली हम सोचे जो हम पे कर नहीं सकते थे एट दैट मोमेंट। तो वहाँ पर फिर मैंने एक चीज़ सोची कि नहीं, लेना तो पड़ेगा। फोर्थ अटेम्प्ट जब नीट की मैंने तैयारी करने की सोची, तो एक चीज़ सोची कि नहीं, लास्ट ईयर जैसे ज़ीरो निकल गया, इस साल भी अगर कोचिंग नहीं लगूँगा, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करूँगा, ये फिजिक्स इसी तरह से रहेगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, आगे ये जो डॉक्टर बनने का अपना सपना है, ये वापस पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट डॉक्टर तो अपने को बनना है, नीट का एग्जाम तो अपने को निकालना है। तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सोची कि एक काम करते हैं, ये टीचर का हम कोर्स लेते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो टीचर का फिजिक्स का अकेले जो कोर्स था, दैट वाज अराउंड 20,000। ऑनलाइन कोर्स था, ऑफलाइन नहीं था। कोटा के टीचर थे, कोटा से लाइव उनके लेक्चर आया करते थे,
एंड उनका जो कोर्स था दैट वाज अराउंड 17-18 के था, एक्जैक्टली 20,000 नहीं था, 17-18 के आसपास था। टेस्ट सीरीज मिलाते हुए शायद उनका 20,000 होता था, ऐसा कुछ था। तो उनका मैंने कोर्स लिया, तैयारी करनी शुरू करी, 1 महीने तैयारी करी, 2-3 जो बेसिक चैप्टर होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर ये सब कुछ किए, इनके साथ में प्रिपरेशन शुरू करी। इतने में क्या हुआ, और उस साल का भी आपको पता होगा, 2021 का जो नीट का पेपर हुआ था, वो भी शायद 13 सितंबर को ही हुआ, रीज़न वही कोविड का है। उसके बाद में नवंबर तक नवंबर के आसपास मैंने उन टीचर का कोर्स लिया था, थोड़ा-सा डिस्काउंटेड मिल रहा था, 2-4 हज़ार का डिस्काउंट मिल रहा था उस पर। तो नवंबर के आसपास मैंने उनका कोर्स लिया, फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। दिसंबर के आसपास क्या हुआ, प्रिपरेशन करते हुए जब 1 डेढ़ महीने का टाइम हुआ, दिसंबर के मिड के आसपास, उस टाइम ठंडी के टाइम में मुझे हो गया था डेंगू। मैं पड़ गया था बीमार वहाँ से, एंड उसकी वजह से लगातार मैं 2 महीने तक बीमार रहा। 2 महीने तक मैं बीमार रहा और मेरे से बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई। फरवरी के मिड में आते-आते मैंने वापस अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, एंड प्रिपरेशन शुरू करते हुए एक चीज़ पता चल रही थी, अब एग्ज़ाम में ढाई 3 महीने का टाइम रहा है। बिकॉज़ आइडियली हम एक चीज़ सोचते हैं कि पेपर अपना मई में होता है, बट ऑल्दो उस साल पेपर हुआ था 2022 का 14th ऑफ जुलाई को। तो वो साल प्रिपरेशन मेरे से हुई नहीं। एक चीज़ वहाँ से समझ में आई कि अब पेपर में रहे हैं ढाई 3 महीने। अगर मैं यहाँ से बायो और केमिस्ट्री लेता हूँ, तो फिज़िक्स वापस नहीं बनेगी, वो टीचर का कोर्स भी एक्सपायर हो जाएगा, वहाँ से मैं फिज़िक्स को वापस नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने घर पर डिस्कशन किए, उन सब डिस्कशन से हमने एक रिजल्ट निकाला कि अभी एक काम करता हूँ, ये जो 3 महीने पेपर के बचे हैं, इनमें मैं केमिस्ट्री और बायो को छोड़ता हूँ, ओनली फिजिक्स को प्रिपेयर करता हूँ, फिजिक्स को अच्छे बना लेते हैं, एंड उसके बाद में 2023 में अच्छी तैयारी करके हम 23 में नीट का पेपर निकाल देंगे। तो 2022 में मैंने प्रिपरेशन करी, सिर्फ फिजिक्स की प्रिपरेशन करी बचे हुए 3 महीनों के अंदर। वो टीचर के लेक्चर देखने में इतना टाइम जा रहा था, पहले मंथ तो मैंने वो लेक्चर देखे, कुछ-कुछ यूनिट्स के अंदर मैंने लेक्चर देखे, बट उनमें टाइम इतना ज़्यादा जा रहा था कि उसके बाद में नोट्स बनाने में, वो लेक्चर को समझने में टाइम इतना ज़्यादा चला जाता कि दिन में कुछ बचता ही नहीं था, और स्पीड से लेक्चर नहीं हो रहे थे। एक-एक चैप्टर पूरा होने में 15 दिन के आसपास, 20 दिन के आसपास का टाइम लग रहा था। वहाँ से एक चीज़ समझ में नहीं आई, वहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि एक काम करना होगा, अगर मैंने लेक्चर देखे तो बहुत टाइम चला जाएगा। मैंने वो टीचर के पीडीएफ नोट्स से स्पीड से नोट्स बनाने शुरू किए। नोट्स बनाते टाइम मैं खुद ही समझ लेता था, बिकॉज़ एक बार जब फिजिक्स समझ में आ जाती है ना आपको, और अगर आप एक ठीक-ठाक स्टूडेंट हो या फिर एक बढ़िया स्टूडेंट हो जो हर चीज़ें समझने के लिए तैयार रहता है, कैलकुलेशन फास्ट है, अंडरस्टैंडिंग पावर फास्ट है, तो हम उसके बाद में एक काम कर सकते थे। फिर हमको लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, पीडीएफ देखें, उससे नोट्स लिखो, लिखते टाइम सारा कुछ समझ लो। मैंने फिर वो काम किया, एंड नीट का पेपर आते-आते मैंने पूरी फिजिक्स के अंदर वो नोट्स बना लिए थे। नोट्स सारे अच्छे समझ लिए, नोट्स मैंने बना लिए, एंड उसी के बेसिस पे नीट का पेपर दिया, और वापस जो मेरे मार्क्स आए थे दैट वाज़ अराउंड 450-460। तो 4 अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ, शुरू के 4 अटेम्प्ट में अच्छे से अगर मैं बोलूँ, मैंने नीट की तैयारी सिर्फ 2019 में, 2020 में करी थी, जब मैंने डेडिकेटेड नीट की तैयारी करी थी। 2021 में तैयारी में फ़ील नहीं बनी, 2022 में बीमार पड़ गया, तो सिर्फ फिजिक्स तैयार करी। ये 2 साल मेरी नीट की प्रिपरेशन हुई नहीं, 2021 में, 22 में। अब बात आती है 2023 की, जिसपे मैंने अपना पूरा दम लगा रखा था। 2022 के टाइम में ही मैंने सोच लिया था कि 22 में फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ, 23 के टाइम में दोनों सब्जेक्ट को फिजिक्स के साथ मिलाकर हम नीट का एग्जाम निकाल देंगे, पास हो जाएंगे। तो 23 में तैयारी बड़ी जबरदस्त चली, 23 में मैंने पूरे साल नीट की प्रिपरेशन करी। वो नीट की प्रिपरेशन करी, टेस्ट भी दिए, टेस्ट में मार्क्स भी बढ़िया आया करते थे, फिजिक्स में भी मार्क्स बढ़िया आया करते थे, 130, 140, 160 आने लग गए थे। तो काफ़ी उस चीज़ को लेकर मोटिवेशन भी मिल रहा था। 2023 तक एक चीज़ की बस कमी रही थी, क्या? जो केमिस्ट्री थी मेरी, केमिस्ट्री में भी वही बात थी। मैंने एक बात बोली जब मैं कोचिंग गया, हमको इनऑर्गेनिक कराई नहीं गई थी, एंड यूट्यूब से मैंने थोड़ा कुछ इधर-उधर से करना करना स्टार्ट किया इनऑर्गेनिक जैसी चीज़ें, और बट वहाँ पर क्या हो रहा था, यूट्यूब पर मैंने बोला ना बिलो एवरेज या फिर लोअर लेवल का कंटेंट था। वहाँ से इनऑर्गेनिक हो नहीं रही थी। एक टीचर था जो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक रटवा रहा था। वो टीचर के खुद के बेसिक्स सिले हुए थे, वो मुझे पढ़ते हुए पता चल रहा था कि वो टीचर के खुद के बेसिक्स तैयार नहीं है। फिर भी कुछ-कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, और जब लेक्चर पूरा होता है, जब चैप्टर पूरा होता है, 2-3 चैप्टर होते हैं, एक टेस्ट हम देते हैं, पता चल जाता है कि वो टीचर के नोट्स एकदम बकवास, आधी चीज़ें उस टीचर ने गलत लिखा रखी हैं। तो मैंने अपनी तरफ से हसल पूरा किया, बट केमिस्ट्री भी 2023 में तैयार हुई ही नहीं। केमिस्ट्री 2023 में तैयार हुई ही नहीं, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब मैं नीट का पेपर देकर आया 2023 में, वो खराब केमिस्ट्री का फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं था। मेरा सिलेक्शन हो जाता उस साल। उस साल मेरे मार्क्स आए थे 560। उस साल मेरे मार्क्स आए 560। फिजिक्स के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। बायो के अंदर भी बहुत बढ़िया मार्क्स थे। बस उस केमिस्ट्री ने पूरी तरह से रोक लिया था। उसके बाद में मैंने नेट की प्रिपरेशन छोड़ दी। प्रिपरेशन छोड़ने के पीछे रीज़न क्या था? बिकॉज़ जो चीज़ थी ना कि नहीं, अब मुझे प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, वो फैक्टर था कि मैंने पेपर के अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी थी कि मेरा होता हुआ सिलेक्शन मैंने खुद अपने कारण से रोका, तैयारी के कारण से वो नहीं रोका था। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, नीट का पेपर पास करने वाले स्टूडेंट वो नहीं होते जिनको सारा नॉलेज होता है। वो स्टूडेंट होते हैं जिनका नॉलेज सुपरफिशियल हो, ऊपर-ऊपर से हो, वो भी नीट का पेपर पास कर देते हैं। बिकॉज़ 2023 तक मुझे इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं आती थी। स्टिल मैंने केमिस्ट्री के अंदर मैं बढ़िया मार्क्स लाने वाला था, बस 4 क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कर दी थी, ओएमआर मिस्टेक कर दी थी, बस। और ये बात मैं पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ अपने चैनल पर, बार-बार। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैं अपने पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन फिजिक्स के, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 6 क्वेश्चन की मैं ओएमआर गलत भर के आया हूँ। ये काम मैंने किए हुए हैं 2023 के नीट के पेपर में। इस साल भी मेरे से ओएमआर मिस्टेक हुई है 2026 में, उनका बताऊँगा। 4 क्वेश्चन की ओएमआर मेरे से गलत भरी है। पहले नीट के पेपर में नहीं हुआ, रीनीट में हो गया। पिछले साल मैं बीमार था, उस साल एक भी क्वेश्चन की मैंने ओएमआर गलत नहीं भरी, बट उस साल मेरे से अलग ही चीज़ें हो रही थी। तो कई बार होता है जब हम अपने एकदम पीक पर होते हैं ना कि हाँ, इस साल मैं सारी चीज़ें सही कर दूँगा, तब कुछ ऐसी ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिनको हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो 2023 में क्या हुआ, मेरे मार्क्स आए 560, जिनमें से 2 क्वेश्चन की ओएमआर फिजिक्स में गलत हुई, 4 क्वेश्चन की ओएमआर मेरे से केमिस्ट्री में गलत हुई। अल्टीमेटली 30 मार्क्स तो इन्हीं के चले गए, 5 और 30। और साथ में क्या हुआ, इतने आसान-आसान क्वेश्चन केमिस्ट्री, बिकॉज़ जस्ट थोड़ा-सा नॉलेज कम था।
उसकी वजह से क्या हुआ, पेपर के अंदर मेरे पास टाइम भी था बट नॉलेज थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया कि 2-3 क्वेश्चन वहां से भी निकल सकते थे। निकलते हुए क्वेश्चन के अंदर भी मैंने असर्शन रीजन जैसों के अंदर गलती कर दी। कुछ एक तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, एकदम आसान था, उसके अंदर भी मिस्टेक कर दी बिकॉज़ वो चैप्टर मुझे आता नहीं था, किसी ने कराया नहीं कभी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर मेरे मार्क्स रह गए 560 और कट ऑफ से हम कुछ मार्क्स से रह गए। मेरी रैंक अराउंड 55,000 के आसपास आई थी एंड 55,000 बहुत बढ़िया रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग। बीडीएस तो एकदम इजीली मिले, है ना, इस रैंक पर। तो उसके बाद में मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी कि नहीं, ये जो पेपर रुका है ना इस बार जो सिलेक्शन, वो नॉलेज की वजह से नहीं रुका। वो पेपर रुका पूरा मेरी ओएमआर गलत भरने की इस गलती की वजह से। ये मैंने जो मिस्टेक करी है, फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन में मैंने माइनस नहीं लगाया, उसकी वजह से मिस्टेक हो गई। एकदम क्वेश्चन सोल्व कर दिया, बस माइनस नहीं लगाया, इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जिन्होंने मेरे को खुद के प्रति ये चीज़ करा दी कि नहीं, अब मेरे को तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो 2023 में मैंने नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी। ये नहीं था कि मेरे से तैयारी नहीं हो रही, तैयारी मेरे से हो रही थी। बस मैंने जानबूझ के प्रिपरेशन छोड़ी कि इस साल जो पेपर में मैंने गलती करी है ना, इसके लिए आई कांट फॉरगिव माई सेल्फ। तो इसलिए मैंने वो 2023 में पेपर देकर फिर मैंने नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी। बस एक चीज़ थी कि मैंने सीखी क्या इन सब में? इन सब में मैंने सीखी फिज़िक्स पढ़ानी। तो उसके बाद में मैंने एक बात करी कि अब मैं फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। फिज़िक्स मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत शानदार हो चुकी है सारे चैप्टर्स के अंदर एंड किसी चैप्टर के अंदर वहाँ तक फिर डाउट नहीं था। तो 2023 में मैंने एक फिर डिसाइड किया, 2023 का पेपर होने के बाद नीट का, कि अब पढ़ना नहीं है, अब पढ़ाना है। तो फिर मैंने 2 स्टेप लिए। एक तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फिज़िक्स पढ़ाने की शुरुआत करी, मैं फिज़िक्स पढ़ाता था। एंड एक दूसरा मैंने ऑफलाइन में फाउंडेशन के बैचेस लेने शुरू करिए, मतलब 11th वालों के। 12th के उस साल मेरे को मिले नहीं बिकॉज़ बोर्ड था एंड मैं पहले साल पढ़ा रहा था, तो कोचिंग वालों ने बोला कि आप 1 साल रुको, उसके बाद में हम आपको बोर्ड्स और ड्रॉपर के बैचेस दे देंगे। एंड वही फैक्टर था जिसने मेरे को वापस नीट की तरफ जाने को भी मजबूर किया, उसके बारे में भी बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी तरह से नीट की तैयारी छोड़ दी, मैं वापस भी नीट की तैयारी में आया। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैंने 2026 का भी नीट का पेपर दिया। कैसे आया मैं वापस नीट की तैयारी की तरफ, वो भी बताते हैं। तो 2023 का पेपर के बाद में मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑफलाइन में मैं 11th के फाउंडेशन के बैचेस लेता था, अपने पास की कोचिंग में एंड साथ में मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑल्दो मैंने किसी का प्लेटफ़ॉर्म जॉइन नहीं किया बिकॉज़ अपना सिंपल सा शुरू से फंडा है, प्लेटफ़ॉर्म बनाना है तो अपना बनाना है, किसी के यहाँ काम नहीं करना है। ये मेरा शुरू से फंडा है। तो मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया, मैं साथ में ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था। इस तरह से करके मैंने फिज़िक्स पढ़ाने की शुरुआत कर दी। पहले मैं नॉर्मल लेक्चर लिया करता था, एक चैप्टर स्पेसिफिक शुरू कर दिया, इसके एक-एक करके लेक्चर आया करते थे। फिर स्टूडेंट की डिमांड आई कि सर आप वन शॉट लेक्चर लो और वन शॉट में सर पूरा का पूरा आप हमको चैप्टर करवा दो। तो फिर मैंने यूट्यूब पर वन शॉट लेने शुरू किए। वन शॉट के अंदर मैंने अपना एक क्रैश कोर्स भी पूरा कराया जिसके अंदर अराउंड 20 या 29 लेक्चर्स है वन शॉट। अगर आप सर्च करना चाहो, आप सर्च भी कर सकते हो। नीट फिजिक्स रविंदर सिंह करके अगर आप सर्च करो तो आपको मेरी पूरे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस साल तो साथ में केमिस्ट्री भी चल रही है। तो मैंने उस साल पढ़ाया, पढ़ाते-पढ़ाते जब फरवरी-मार्च के आसपास का टाइम टाइम आया, तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने वो कोचिंग के ओनर से बात करी जहाँ पर मैं 11th के बैचेस लिया करता था। मैंने उनसे बोला कि सर आपने बोला था कि नेक्स्ट ईयर के बैचेस में आप मेरे को 12th और ड्रॉपर भी दोगे। तो सर नेक्स्ट ईयर के बैचेस तो महीने भर में शुरू हो रहे हैं, तो क्या आप मेरे को अगले साल के बैचेस देने वाले हो? तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि नहीं, आपको 2-3 साल रुकना होगा, उसके बाद में ही हम आपको ड्रॉपर के और 12th के बैचेस देंगे, अभी हम आपको नहीं देंगे, इस साल भी आपको 11th के बैचेस पढ़ाने हैं। तो मैंने उनसे बोला कि सर आपने बोला था कि आप हमको ये बैचेस दोगे, अगले साल से आप ये बैचेस मेरे को दोगे, बड़े बैचेस भी, बिकॉज़ बड़े टीचर बनने के लिए बड़े बैचेस लेने पड़ते हैं। और मेरा नॉलेज था इतना कि मैं आराम से ड्रॉपर पढ़ा लूँ। मैंने बोला सर मैं 11-12 दोनों कोर्स आराम से करा दूँगा, आप मेरे को ड्रॉपर बेच दो, तो उन्होंने ड्रॉपर बेच नहीं दिया। और एक बात बोली कि देखो हम जानते हैं आपको नॉलेज है, बट आपके पास डिग्री नहीं है। ना तो आप नीट का पेपर पूरा क्लियर किए हो, आपके मार्क्स है बट वो मार्क्स का ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। उसके अंदर क्लियर है या फिर नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज में हो या नहीं हो, वो चीज़ का सर मैटर करता है। या तो आपके पास में बीएससी, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए थी या फिर आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए था। अगर ये 2 फैक्टर होते हैं, हम आपको तुरंत सर ड्रॉपर बेच देते हैं। हमने आपको 11th का बैच इसीलिए दे रखा है बिकॉज़ आपके पास में ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं थी। दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। वो चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, ये चीज़ गलत है। मतलब मोटिवेट क्या किया, वो चीज़ ने मेरे को गुस्सा दिलाया ऐसे ही बोलूँ तो। तो वहाँ पर मेरे को बहुत गुस्सा आया कि जस्ट बिकॉज़ कुछ मार्क्स की वजह से 5-6 क्वेश्चन के अंदर मैंने ओमार मिस्टेक कर दी, मेरा सिलेक्शन जस्ट रुका। तो उस फैक्टर के लिए ये लोग क्या करते हैं, हर स्टेप पे मेरे को जज कर रहे हैं। तब मेरे को गुस्सा आया एंड मैंने बोला कि बीएससी तो वापस नहीं करूँगा, वापस जाता हूँ नीट की तरफ। वापस आया मैं नीट की तरफ। और वापस नीट की तरफ हाँ, ये बताता हूँ कि कब हुई ये सारी चीज़ें। मैंने बोला फ़ेब के आस-पास ये सारे मेरे डिस्कशन हुए। तो मार्च मिड के आस-पास मैं वापस नीट की प्रिपरेशन में लगा। मुझे पता था उस साल नहीं होगा 2024 में, स्टिल होपफुल। मैंने सोचा क्या पता कर लेंगे। तो बायो के अंदर मैंने 9 या 10 दिन के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बायो काफ़ी बढ़िया बना ली। केमिस्ट्री के अंदर मैंने कोशिश करी बट अगेन सेम टाइम। लास्ट ईयर ही केमिस्ट्री तैयार नहीं थी, इस साल कैसे हो जाएगी वापस। एंड फिज़िक्स के अंदर मैंने ट्राई किया, फिज़िक्स भी मैंने अपनी काफ़ी बढ़िया बना ली। उसके बाद में जब नीट का पेपर दिया, तो पेपर के अंदर अल्टीमेटली वापस वही चीज़ हुई। जब तैयारी पूरी है नहीं, तैयारी की फ़ील्ड में आप हो ही नहीं, तो आप कैसे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप जा सकते हो, कैसे आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। तो अराउंड सोल्व करते-करते क्योंकि 9-10 दिन के अंदर बायो तैयार की हुई थी, बायो ही सोल्व करते-करते अराउंड 2 घंटे का टाइम लग गया। ऑल्दो बायो के अंदर 320-325 मार्क्स बन गए। तो फिर मैंने ये चीज़ तो सोच रखी थी नीट में आना है, तो 7वें अटेम्प्ट में मैंने तैयारी करी 2025 की। 2024 की जस्ट अपने कुछ 1 डेढ़ महीने की तैयारी के बेसिस पर पेपर दिया था पूरा। तो 2025 की हमने फिर तैयारी करी। स्टार्टिंग से सोच रखा था कि भाई पढ़ना तो है, 2025 के लिए नीट में पढ़ना तो है, बट अगेन उसी मोमेंट आ गए मेरे ऑनलाइन वाले 2025 के तैयारी करने वाले स्टूडेंट जिनके लिए मैंने क्रैश कोर्स पूरा कराया था। तो 2024 की टाइम में जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैं ऑफलाइन तो पढ़ा रहा था, साथ में मैंने ऑनलाइन में पूरा क्रैश कोर्स कराया था, है ना? वो स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर अब 2025 के लिए भी पढ़ाओ, हमको आगे जो बचे हुए चैप्टर वो कराओ। काफ़ी सारे चैप्टर जैसे एमईसी, ईएमआई ये सारे मैंने कराए नहीं थे। तो वो स्टूडेंट ने बोला कि सर ये सारे चैप्टर भी हमको कराओ, प्लीज़ करा दीजिए।
तो एक तरफ मन बोल रहा था कि नहीं पूरा साल सिर्फ तैयारी को देना है, एक तरफ मन बोल रहा था कि नहीं ये लेक्चर भी कराना है। तो वो लेक्चर भी मैंने साथ में बीच में कराए साल में, अराउंड अक्टूबर नवंबर तक कराए थे। उसके बाद में सिर्फ तैयारी चल रही थी। ऐसा नहीं है कि तैयारी पहले पहले नहीं चल रही, तैयारी मैंने अराउंड अगस्त के आसपास ही कर दी थी। शुरू का 1 डेढ़ महीना वेस्ट हुआ था, उसके बाद में कंटिन्यूस तैयारी चल रही थी। तो पूरे साल भर मैंने तैयारी करी है, मॉक टेस्ट में बढ़िया मार्क्स भी आ रहे थे, ऑफलाइन मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी। ये सारी चीज़ें करके अच्छी तैयारी करी, बढ़िया मॉक टेस्ट दिए जा रहे थे, फेमस इंस्टीट्यूट की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी थी। हुआ क्या, उसके बाद में नीट का पेपर शायद अपना 2025 में 4 मई के आसपास था ना, 3 या 4 मई, कब 4 मई को था ना, हाँ, इस साल वाला 3 मई को था, तो वो 4 मई को था, बिल्कुल याद आ गया। तो 4 मई को अपना नीट का पेपर था। मैं देकर आया था अराउंड 30 अप्रैल को अपना लास्ट मेजर टेस्ट, वो जो मेजर एओटी होता है ना, फाइनल टेस्ट, वो देकर आया था 30 अप्रैल को, 29 या फिर 30 थी, आई थिंक 30 थी। तो 30 अप्रैल को मैं टेस्ट देकर आया। टेस्ट देकर आने के बाद में थोड़ी देर हम आराम करते हैं, मैं रिलैक्स किया, थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद में जब मैं वापस पढ़ाई करने के लिए उठ रहा था, तो मेरे से ठीक से उठा नहीं जा रहा था, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत खराब हो रखी थी। तो ये चीज़ मेरे को इनिशियली समझ में नहीं आई, मैंने बोला चलो ठीक है, रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के पढ़ेंगे। सुबह उठा, वापस नहीं उठा जा रहा था, एंड पूरी जो बॉडी थी वो बहुत हॉट थी, पूरी बॉडी गर्म थी एकदम, और ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने उठ के मैंने बुक को उठाया, पढ़ने लगा, कोई भी वर्ड पे फोकस ही नहीं हो रहा था, और तेज सर भी दुख रहा था, पूरी बॉडी एकदम गर्म थी। तो मैंने बोला कि चलो वापस सो जाते हैं, शाम को उठेंगे, शाम को पढ़ेंगे। शाम को उठा, वापस वही हालत, एंड कंटिन्यूअसली बुखार चढ़ रही थी, बुखार उतर रही थी, बुखार चढ़ रही थी, बुखार उतर रही थी। जो सिम्पटम मेरे को लग रहे थे, वो सिम्पटम मेरे को मलेरिया के लग रहे थे कि हाँ, शायद मलेरिया हो सकता है। एंड मैं लगातार दवाई ले रहा था केमिस्ट की शॉप से, कंटिन्यूअसली मैं दवाई ले रहा था। ऑल्दो मैं हॉस्पिटल नहीं गया, बिकॉज़ मेरे को पता था कि अगर मैं हॉस्पिटल गया, एक पूरा दिन वेस्ट होगा, मैं पढ़ाई की तरफ देख भी नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं हॉस्पिटल गया नहीं। घर से भी कंटिन्यूअसली मेरे को बोला जा रहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा, हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, एकदम सही हो जाएगा, पेपर देना है। मैंने बोला कि नहीं, पेपर देना है, एक दिन मेरा हॉस्पिटल में वेस्ट हो जाएगा, नहीं जाऊँगा। अब तो चाहे जो हो, जो भी हो, अब तो पेपर के बाद ही हॉस्पिटल जाऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा। तो पेपर का टाइम आ गया, तब तक मेरे से वो जो लास्ट के 4 दिन थे, उनमें मेरे से कॉपी ठीक से खुल भी नहीं गई। 4 के इवन 5 दिन का टाइम था, कॉपी मेरे से खुल भी नहीं गई। 1 सेकंड के लिए मैं नोट्स नहीं खोल पाया। 1-2 मेरे पास फ़ोन में पीडीएफ थे, उनको मैंने खोल के पढ़ने की ट्राई करी, मतलब जो मैं बताता हूँ 5 दिन की एक्टिव पढ़ाई। 1-2 मैंने पीडीएफ खोल के पढ़ने की ट्राई करी, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे पास में, वो पढ़ने की मैंने ट्राई करी, जिनमें से भी हार्डली मैं 4-5 क्वेश्चन देख पाया था, और कुछ भी इन 5 दिनों में मैं नहीं पढ़ पाया, कुछ भी नहीं पढ़ पाया। तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। तो 2025 के पेपर में, नीट में, और हाँ, पेपर में गया उससे पहले भी मैं दवाई लेकर गया था कि बुखार शायद उतर जाए। जर्नी में बुखार उतरी हुई थी। जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, तब तक मेरे को वापस बुखार चढ़ चुकी थी। पूरी बॉडी कंटिन्यूअसली पसीने से भरी हुई थी, कंटिन्यूअसली बुखार थी, पूरी बॉडी गर्म थी, मेरे से ठीक से हाथ उठाया भी नहीं जा रहा था कि मैं ओमार भर दूँ, क्वेश्चन सोल्व कर दूँ। किसी भी क्वेश्चन पर मेरे से फोकस नहीं हो रहा था। एक बात मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन 1 लाइनर या सेकंड लाइनर या फिर 3 लाइन तक के जो क्वेश्चन थे, उनको मैं एकदम ईज़िली कर ले रहा था। बट इससे बड़े अगर कोई क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अगर 3 लाइन से बड़ा चला गया है, तो क्वेश्चन पे कंटिन्यूअस फोकस बैठ ही नहीं रहा था कि उस क्वेश्चन को मैं कनेक्ट करके उसका मैं आंसर निकालूँ। ये चीज़ मेरे साथ में हो रही थी। तो 2025 का पेपर पूरी तरह से खराब हो गया। मतलब हम पेपर को सारी तैयारी होने के बाद में हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए इसी से। इससे पहले का अगर मैं बताऊँ, तो मैं बायो के अंदर नीट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स की मैं बात करूँ, उससे पहले के 6 अटेम्प्ट, मैं 3 से 4 बार अराउंड बायो में 300 स्कोर कर चुका था। 3 से 4 बार मैं बायो में 300 स्कोर कर चुका था। 2 बार, एक बार 325, एक बार 330 भी स्कोर कर चुका था। इस बार मैंने टारगेट ले रखा था कि मेरे को पूरा 360 लेके आना है, बिकॉज़ मेरी तैयारी बहुत बढ़िया थी। ऑल्दो उसमें कुछ एक डायग्राम्स की कमी थी, बाकी मेरी तैयारी थी, मतलब 325-30 तो एकदम ईज़िली ऐसे 2025 जैसे पेपर में भी बायो में आ जाए, ऐसी तैयारी थी अपनी। तो इतनी बढ़िया तैयारी थी, बट अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि पूरे पेपर के अंदर जो 180 क्वेश्चन थे, उनमें से शायद मैं हार्डली 100 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। बस 100 के आसपास ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। जिनके अंदर बायो के अंदर सिर्फ मैं 60 के आसपास या फिर इवन 57-58 के आसपास क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया था। हार्डली 60 थे, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन बायो के गलत थे, बाकी सारे सही थे। केमिस्ट्री के अंदर अराउंड 95 या फिर 100 के आसपास मार्क्स आए होंगे, इवन शायद 90 मार्क्स आए थे मेरे अकॉर्डिंग। और फिजिक्स के अंदर मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 16 में से 15 एकदम सही थे। एक क्वेश्चन के अंदर बस आते टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक के अंदर मैंने जस्ट सर्कल भर दिया, तो वो एक क्वेश्चन गलत था, बाकी जितने किए 15 क्वेश्चन, 15 के 15 सही थे। तो ये पूरा केस था 2025 का नीट का। हुआ क्या कि जिस बायो के अंदर मेरे कंटिन्यूअसली 325 330 आते थे, मैं उस बायो को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, और जिस बायो के पेपर में 2025 में मेरे इजीली 325 या 330 मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए थे, उसके अंदर मेरे सिर्फ 225 मार्क्स आए थे। और 225 मार्क्स इस बायो के अंदर कमजोर से कमजोर बच्चे के आए होंगे, जिसने बायो अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, ओनली सरफेस लेवल पर पढ़ी होगी, उस सबके 225 आए होंगे बायो में लास्ट ईयर, है ना? एंड मेरे भी 225 मार्क्स थे, बिकॉज़ मैं वो पेपर को कर ही नहीं पाया था ठीक से। तो उसके बाद में बहुत बुरा लगा कि मैंने ये साल दिया था अपनी सिलेक्शन के लिए कि सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद मैं एकदम फ्रीली पढ़ा भी पाऊँगा और एमबीबीएस में जाऊँगा, डॉक्टर बनने का जो अपना सपना है उसको मैं पूरा कर पाऊँगा। तो दैट वाज़ अ ब्रेकिंग मोमेंट। उस मोमेंट ने मेरे को पूरी तरह से तोड़ दिया। मतलब अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, तो मैं अपनी पूरी जर्नी में कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहता था, बिकॉज़ मुझे तैयारी के बीच में अब तक कभी भी नीट में नहीं लगा कि एग्ज़ाम मेरे लिए अनअचीवेबल है या फिर इस एग्ज़ाम को मैं नहीं निकाल सकता। मुझे हमेशा ये लगता था देयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो शॉर्ट पड़ रहे हैं, बिकॉज़ मैंने लगातार कोचिंग नहीं की, इसकी वजह से कुछ एक फैक्टर शॉर्ट पड़ रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम मेरे लिए कभी भी अनअचीवेबल नहीं था, आराम से मैं निकाल सकता हूँ। बिकॉज़ एक चीज़ होती है, जब आप इतने साल तक तैयारी करते हो ना, कुछ एक फैक्टर है जो कि आपको आगे ड्राइव करते हैं, जो आपको आगे लेकर जाते हैं कि हाँ, ये कुछ फैक्टर्स हैं, है ना? जो मुझे बता रहे हैं कि मैं ईज़िली इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ और मैं आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। इसीलिए हम वापस बार-बार तैयारी करते रहते हैं। और कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। देखो, जब कंप्लीट हम कोचिंग करते हैं, मैक्सिमम सुविधाएँ होती है वो हमको कोचिंग वाले दे देते हैं। वो हमको लगातार असिस्ट करते रहते हैं, तो हम इज़िली किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। व्हेयरएज़ अगर हम घर से प्रिपरेशन करते हैं और आपके पास ज़ीरो रिसोर्सेज़ हैं, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आपके पास किसी
चैप्टर स्पेसिफिक कि आपके पास पूरे नोट्स है नहीं, तो आप कैसे निकालोगे चैप्टर को। इनिशियल अटेम्प्ट में मेरे साथ में ये गलती हुआ करती थी। लास्ट में जाते हुए मेरे पास में सारे नोट्स सब कुछ थे, एकदम प्रो लेवल पे आ गए थे हम। तो तब जाकर ये तबीयत वाली बात होगी। तो मेरे को ये चीज़ लगी कि यार ये पूरा साल मैंने अपने सिलेक्शन के लिए दिया और लास्ट में जाकर ये कितनी गलत चीज़ हुई है मेरे साथ कि मैं इस एग्जाम को इस एक फैक्टर की वजह से नहीं निकाल पाया कि एग्जाम के लास्ट टाइम में बीमार पड़ गया। उसके बाद में एक बात पता चली जब मैंने चेकिंग कराई सारी चीज़ों के बाद कि मलेरिया की रिपोर्ट्स तो नेगेटिव थी। सबसे भयंकर चीज़ जो हमारे साथ में होती है, जो स्टूडेंट राजस्थान में रहते हैं उनके साथ में, यहाँ पर पड़ती है गर्मी, स्पेशली जो प्योर रेगिस्तान वाली जगह, मतलब एक तो अपना बीकानेर, एक अपना जैसलमेर। ये जो 2 जगह है ना, यहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सब जानते होंगे ये बात। जो है ना राजस्थान से, वो लोग भी जानते होंगे, जो राजस्थान से बाहर से भी है, उनको भी मोटा-मोटी ये बात पता होगी कि बीकानेर और जैसलमेर में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ा करती है। एंड मैं रहता हूँ राजस्थान में, बीकानेर में, तो यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। यहाँ पे मार्च और अप्रैल का जो मंथ है और मई का जो मंथ है, ये होते हैं जलाने वाले मंथ। ये आपको बर्न कर देते हैं, स्पेशली तब जब आप एक खुली जगह में रहते हो। जैसे मेरा ये जो रूम है ना, ये सराउंडिंग से पूरी तरह से खुला है। तो ये दोपहर के 1 बजे के बाद में जो हीट होता है ना, ये रूम इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ये रूम कि इसकी वजह से कोई भी बीमार पड़ जाए इज़िली। और मैं देने गया था टेस्ट, मैंने बोला टेस्ट से आने के बाद में मैं बीमार पड़ा। तो शायद फैक्टर एक ऐसा था कि मैं टेस्ट के अंदर गया, टेस्ट होता है अपने 2 से 5 के बीच में, उसके लिए टेस्ट जो सेंटर था वो मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर, उसके लिए मेरे को टेस्ट देने जाना जाना पड़ता था, वापस आना पड़ता था। तो वो लगभग रहती थी एक 6 घंटे की प्रोसेस, टेस्ट दो, जाओ, आओ, ये सारी चीज़ें। शायद इसके बीच में कहीं गर्मी की वजह से मुझे लू लग गई थी। एंड लू लगने के बाद में किसी इंसान की कितनी एक्सट्रीम हालत हो सकती है, ये बात आप सब जानते होंगे। एंड इसी वजह से मैं आगे पेपर फिर अच्छा कर नहीं पाया 2025 का। फिर समहाउ मैंने अपना मन बनाकर एज लिमिट का भी थोड़ा-सा डर लग रहा था कि अगर एज लिमिट लग गई तो कैसे मैं तैयारी करूँगा? तैयारी शुरू तो कर देता हूँ, बट अगर एज लिमिट जैसी चीज़ लग गई तो क्या होगा? ये चीज़ का थोड़ा डर भी लग रहा था, बट अंदर मोटिवेशन एक ही था कि बस इस एक छोटे से फैक्टर ने रोका है और ये फैक्टर हर साल नहीं आ सकता। हर साल पेपर के टाइम में तबीयत खराब नहीं हो सकती, ये बात भी पक्की है। एंड इस मोटिवेशन के साथ में मैंने 2026 की प्रिपरेशन शुरू करी। यूट्यूब सारी चीज़ों से एकदम दूर था। ना मैं यूट्यूब चलाता था, ना वीडियो बनाता था, ना किसी का वीडियो देखता था। सिर्फ तैयारी करता था, सिर्फ तैयारी करता था। हाँ, एक चीज़ ये थी 2025 के टाइम में आप में से कोई अगर स्टूडेंट पूछे, सर तब तक आपकी केमिस्ट्री क्या सॉलिड बन चुकी थी? क्योंकि सर आपकी बायो सॉलिड आपने बना ली, फिजिक्स आपने सॉलिड बना ली। पर सर केमिस्ट्री तो आपकी खराब थी। केमिस्ट्री क्या आपने सॉलिड बना ली 2025 में? बिल्कुल बना ली। मैंने बोला जैसे मैंने फिजिक्स का एक कोर्स लिया था, वैसे ही मैंने केमिस्ट्री का भी एक टीचर का, केमिस्ट्री के एक बढ़िया टीचर है कोटा के, मतलब वो मेनली ऑफलाइन में है, ठीक है? तो उनका मैंने क्रैश कोर्स लिया था, वो क्रैश कोर्स से मैंने केमिस्ट्री पढ़ी। एंड मुझे केमिस्ट्री समझ में हमेशा से आती थी, बस कंटेंट पूरा नहीं मिलता था। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर जो कमी थी, फिजिकल मुझे पहले से आती थी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर जो कमी थी, वो कमी मैंने मिटाई, स्पीड से उनका कोर्स किया। 2025 के टाइम में जब मैंने पेपर दिया, केमिस्ट्री मेरे बहुत सॉलिड बन चुकी थी। तो इस साल जब मैंने 2026 की तैयारी करी, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, हर एक जगह पे ज़ीरो डाउट थे, ज़ीरो डाउट, पूरी तरह से तैयारी थी। एंड मॉक टेस्ट में शुरू से बढ़िया मार्क्स आ रहे थे, कंटिन्यूअस, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, किसी भी तरह के टेस्ट दो, सबके अंदर बढ़िया मार्क्स आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इस बार बहुत शानदार रैंक फोड़ेंगे। एंड अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूँ, देखो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या मेरी रैंक है? क्या मेरे मार्क्स हैं? वो सारी चीज़ें ये नहीं बताते हैं कि मैंने कितनी कोटेड, कितनी तैयारी मैंने करी है, मेरा नॉलेज किस लेवल पर है, कितनी बढ़िया मैंने तैयारी करी है। मैंने अपनी तैयारी अगर मैं बताऊँ तो आप में से कोई हो सकता है बिलीव ना करे। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, वो लोग जानते होंगे कि मेरा नॉलेज कितना है एंड मैं कहाँ पर जा रहा था। मैंने अपनी तैयारी करी थी, मैं टॉप 1000 में रैंक फोड़ूँ इसके लिए। बट फिर पेपर के अंदर ऐसी चीज़ें हो गई, यहाँ पर भी इतनी सिली मिस्टेक हो गई, मैं अपना आता हुआ पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। उन चीज़ों की वजह से मेरी रैंक फिर 22,000 बनी। इस साल सिलेक्शन हो गया ऑल्दो मेरा। तो 2026 के अंदर प्रिपरेशन का आप सुनोगे, आपको थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? मतलब मज़ा क्या आएगा, मतलब थोड़ा-सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में। तो हो हुआ क्या कि 2026 की फिर मैंने प्रिपरेशन करी, अराउंड 1 महीने के अंदर मैंने अपना सारा ही सिलेबस कर लिया था 1 डेढ़ महीने में। और उस क्योंकि रिवीजन वाले तरीके से कर रहा था, 2025 के टाइम में वही पेपर दे नहीं पाया, वहीं से मैंने अपनी तैयारी उठाई, रिवीजन वाले तरीके से अपना सिलेबस कर रहा था। 1 डेढ़ महीने में सारी तैयारी करी एकदम अच्छे से, फिर मैं टेस्ट देने लग गया, टेस्ट में बढ़िया मार्क्स आ रहे थे, दिसंबर, जनवरी, फ़ेब के आस-पास। फिर मैंने और टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी, ऑफलाइन में मैंने 2-2 टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली और बढ़िया से अपनी सारी तैयारी जारी थी, सब कुछ आ रहा था। फिर पहला हमने नीट का पेपर दिया। तो पहले नीट के अंदर क्या हुआ, फिजिक्स के अंदर भी बढ़िया मार्क्स थे, केमिस्ट्री के अंदर भी बढ़िया मार्क्स थे, बायो के अंदर भी बढ़िया मार्क्स थे। बायो के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर मेरे से सिली मिस्टेक हुई थी। एक क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत किया था, बाकी बायो के अंदर सारे क्वेश्चन सही थे। बायो थी इतनी ईज़ी पहले नीट के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर हाँ, 5 क्वेश्चन में मेरी गलती हो गई थी। अराउंड 5 क्वेश्चन के अंदर या 6 क्वेश्चन के अंदर गलती हुई थी, बाकी सारे सही थे। एंड फिजिक्स के अंदर मेरे से 6 क्वेश्चन छूटे थे। पेपर के अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजी थोड़ी सही नहीं थी, उसकी वजह से एक रीज़न था उसका, वो भी बताता हूँ। तो 6 क्वेश्चन छूटे थे, बाकी जितने किए थे वो सारे 39 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स के अंदर सही थे एंड बढ़िया मार्क्स आ रहे थे, अराउंड अपने 60-70 के आस-पास आ रहे थे। तो हुआ क्या उसकी वजह से, उसके बाद में जब मैंने आगे अपनी रीनेट का जब अनाउंसमेंट हुआ, तो रीनेट की तैयारी करी। अच्छा, उससे पहले एक बात बताता हूँ कि मेरा जो पेपर है, वहाँ पर हमेशा एक चीज़ हुआ करती है। बायो के अंदर एवरेज एक स्टूडेंट को जितना टाइम लग सकता है, मुझे हमेशा उससे 10 से 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे। उसके पीछे एक फैक्टर है, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी अपनी तैयारी के टाइम में और उसको मैं अपनी पूरी तैयारी, पूरी जर्नी की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। बाकी किसी चीज़ में मेरी कहीं पर कोई गलती नहीं थी, बट ये जो गलती करी थी ना, वो मेरी गलती थी। वो स्टेप मुझे तैयारी के टाइम में कभी नहीं लेना चाहिए था, वो स्टेप मैंने लिया। स्टेप क्या था? हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच होना। वो चीज़ मेरे लिए इतना पॉजिटिव रहा केमिस्ट्री में, वो चीज़ मेरे लिए इतना पॉजिटिव रहा फिजिक्स में, बट वो चीज़ मेरे लिए उतना ही नेगेटिव रहा बायो में। रीज़न पता है क्या होता है? 2025 के टाइम में मैं बायो में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो चुका। रीज़न? क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने हिंदी मीडियम की बायो की एनसीईआरटी के अंदर मैंने डिस्क्रिपेंसीज़ देखी, काफ़ी सारी मैंने गड़बड़ियाँ देखी। तो हुआ क्या कि वो गड़बड़ियों को देखकर मैंने देखा कि यार बहुत सारी जगह पर बायो की एनसीईआरटी तो गलत है।
बायो की हिंदी की एनसीईआरटी, ठीक है ना, नॉट इंग्लिश की। इंग्लिश की एनसीईआरटी इज बेस्ट, उसमें एक जगह पर या फिर दो जगह पर हार्डली मिस्टेक है, बाकी बहुत सही है। वरना हिंदी की एनसीईआरटी में लेकर बैठूं मैं 100 गलतियां निकाल दूं, अभी 100 जगह पर एकदम गलत चीज लिख रखी है हिंदी की एनसीईआरटी ने। तो चीजों से परेशान होकर मैंने एक चीज सोची कि क्यों ना मैं अब इंग्लिश में शिफ्ट कर जाता हूँ, इंग्लिश की ही बायो की एनसीईआरटी लेता हूँ। तो ये चीज़ मैंने फिजिक्स में करी, बहुत पॉजिटिव निकली मेरे लिए। फिजिक्स में ही मैं क्वेश्चन पढ़ता था, फिजिक्स में इंग्लिश में पढ़ा करता था और इंग्लिश में उसका आंसर निकलता था। एकदम ये चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव थी। इवन देखो जितने भी मेरे लेक्चर्स आते हैं वो बाइलिंगुअल चलते हैं, हिंदी इंग्लिश। बोलता हिंदी में हूँ, बाकी लेक्चर अपने सारे इंग्लिश में आते हैं। मतलब जो भी लिखता हूँ वो सारे इंग्लिश में चलते हैं। लिखने वाली चीज़ इंग्लिश में चलती है, बोलता मैं हिंदी में। बाइलिंगुअल लेक्चर जैसे कि पूरे इंडिया में मेजरली चला करते हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन में, तो अपने लेक्चर वैसे होते हैं। तो फिजिक्स में बढ़िया रही, केमिस्ट्री में भी बढ़िया रही। बायो के अंदर एक चीज़ उल्टी कैसे पड़ी, होता क्या, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करता है तो बायो में आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, क्वेश्चन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायो में गेम आता है स्पीड का। स्पीड में क्या होता है, जो स्टूडेंट ऑफलाइन से पढ़ते हैं वो सारे स्टूडेंट के साथ में क्या होता है, जो शुरू से अपनी एक ही लैंग्वेज पर रहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में, उनका स्टार्टिंग से एक चीज होता है, जैसे ही बायो का पेपर मिला भागो, और वो भाग के क्या करेंगे, अगर इजी बायो का पेपर है उसको 25 या 30 मिनट में कर देंगे। वेरिस मेरे केस में क्या होता था, मैंने शुरू किया पेपर, मेरे साथ में एक चीज होती थी, मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही हिंदी टू इंग्लिश शिफ्ट किया, मैं जैसे कोई पेज पलट कर देख रहा हूँ, मेरी जो जब नजर पड़ेगी, मेरी हिंदी वाली साइड इंग्लिश वाली साइड दोनों मेरे पेज पर नजर पड़ेगी। उसकी वजह से क्या है, हर एक क्वेश्चन में मेरा 4 से 5 सेकंड का टाइम जाकर रहता था एक्स्ट्रा। और अगर आप एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा गिनो ना, तो आप यहाँ पर गिनकर देख लो, जब आप पूरी 90 मिनट तक जब आप सॉरी पूरे 90 क्वेश्चन आप बायो के करते हो ना, आपके लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का टाइम वेस्ट होता है। समझाता हूँ ये चीज़ किस तरह से हुई पूरी। तो मैंने हिंदी टू इंग्लिश शिफ्ट किया। उसके बाद में जब मैं 2026 की तैयारी कर रहा था, तब मुझे 2026 की तैयारी के टाइम में बीच में एक चीज़ समझ में आई कि शायद हिंदी टू इंग्लिश शिफ्ट करना एक गलत डिसीजन है, इसकी वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये बात मैं समझ चुका था। तो उसके बाद मैं वापस हिंदी में आ गया। बट वही एक चीज़ होती है, आपने एक बार गड़बड़ कर दी तो कर दी, वो चीज़ फिर हमेशा आपके साथ में रहती है। फिर क्या होता था कि पहले जब मैं टेस्ट दिया करता था 2025 के टाइम में, तो मैं इंग्लिश के साइड से बायो करता था, तो नज़र उस पर भी पड़ने लगी, इंग्लिश वाली साइड पर। तो जब 2026 में जब मैं टेस्ट देता था, टेस्ट दे दो चाहे नीट का पेपर दे दो, चाहे जो दे दो, तब वही चीज़ होती है। जैसे ही पेज पलट के हम अगले क्वेश्चन में आते थे, अगले जो क्वेश्चन हम देखा करते थे, सिंपल कोई भी क्वेश्चन देख लो, हर एक या दो क्वेश्चन के बाद में ये चीज़ होती थी। अननेसेसरी हिंदी साइड क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अचानक इंग्लिश वाली साइड नजर चली गई, वो क्वेश्चन वहाँ से पढ़ने लगे, बीच में एक चीज़ लगने लगती थी, अरे ये गलती कर रहा हूँ मैं, वापस हिंदी वाली साइड से पढ़ो, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए। अब ऐसे 5-5, 10-10 सेकंड, किसी क्वेश्चन में 5 सेकंड लगे, किसी में 2 सेकंड लगे, किसी में 10 सेकंड लगे। इस तरह से करते-करते जब आप 90 क्वेश्चन पूरे करते हो ना, आपके 15 से 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगता है। इस साल मैंने कई बच्चों को ये बात बोलते देखी है कि बायो का जो पेपर है वो मैंने 25 मिनट में कंप्लीट कर लिया। मैं अपना बताता हूँ, मुझे 47 मिनट लगे थे बायो का पेपर कंप्लीट करते हुए, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस चीज़ ने मेरा पूरा पेपर ही छुड़वा दिया, 2026 का रीनीट का। नीट का भी पेपर मेरा छूटा था, उसके अंदर भी लोग पूरे फिजिक्स के अंदर 180 लाए हुए हैं, मेरे भी आ जाते, 39 के 39 सही थे। दिक्कत क्या होगी, 6 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे फिजिक्स में अंदर। पहली जो नीट थी उसके अंदर, रीनेट नहीं, पहले नीट के अंदर 39 क्वेश्चन ही मैं कर पाया, सारे सही थे, ऑल वर करेक्ट। दिक्कत क्या होगी, जो 6 थे वो क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाया, वो करता तो वो भी सारे सही होते हैं, क्योंकि पेपर आसान इतना था, ऑब्वियस सी बात है। वो पेपर कहीं से मुश्किल नहीं था, एकदम आसान था, तो सारे सही होते वहाँ पर। कुछ सिली मिस्टेक का वहाँ पर कुछ था नहीं, सिली मिस्टेक क्योंकि एक-एक क्वेश्चन मैं ध्यान से कर रहा था और ध्यान से करने में ही छूट गए थे। तो फिर मैंने एक चीज़ सोची कि नहीं, स्पीड से जाता हूँ, बिकॉज़ मेरे साथ में फिजिक्स में हमेशा एक चीज़ होती है, जब भी मैं फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन करता हूँ, मेरे से सिली मिस्टेक जनरली कम हुआ करती थी। 2026 में सारे टेस्ट देने के दौरान मैंने ये चीज़ देखी थी, सिली मिस्टेक हुआ करती थी नहीं, कहीं-कहीं पर क्या होता था, 1-2 क्वेश्चन के अंदर 256 बाई 81 की जगह 81 बाई 256 कर देते थे। ऐसे एक टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन मेरे से हुआ था, जिसमें 256 बाई 81 आ रहा था आंसर, बट मैंने 81 बाई 256 कर दिया था। ये सिली मिस्टेक एक बार हुई थी टेस्ट में, वो मेरे को याद है, बाकी जनरली नहीं होती थी। 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी नहीं होती थी फिजिक्स में मेरे से मिस्टेक। तो मैंने ये चीज़ रखी थी कि नहीं, अब सिर्फ फिजिक्स में भागना है रीनेट वाले टाइम। तो जब रीनेट का पेपर दिया, पेपर के अंदर वही बायो के अंदर अराउंड 47 मिनट का टाइम लग गया था मुझे पेपर करते-करते, एंड इसी चीज़ ने मुझे बहुत सारे बच्चों से पीछे कर दिया था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी जो रिजल्ट के बाद में मेजॉरिटी स्टूडेंट एक बात बोलते हैं कि बायो हमने 25 मिनट में कर ली, 30 मिनट में कर ली, 35 मिनट में कर ली। तो अगर कोई 25 मिनट में कर रहा है मैं उससे 22 मिनट पीछे हूँ, 30 में कर रहा है मैं उससे 17 मिनट पीछे हूँ, अगर कोई 35 मिनट में कर रहा है उससे मैं 12 मिनट पीछे हूँ। क्या फैक्टर है जिसकी वजह से बायो मेरी इतनी लेट होती थी, मैंने आपको बताया, हिंदी टू इंग्लिश स्विच करने वाला। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत उसकी नज़र इंग्लिश वाली साइड जाती है, एंड मन में एक डाउट रहता है जो हमको इंग्लिश पढ़वाता है साथ में, कहीं ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो, जैसे बायो की एनसीईआरटी में मिस्टेक है इस तरह से, है ना? मैं एक बात है ना, एक सजेशन आपको दे रहा हूँ, ये बात है ना, आप गांठ बांध के लिख लो। क्या? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी की एनसीईआरटी में मिस्टेक है, उसके साथ में आप उसका मिस्टेक को सही कर लो। कभी भी ये चीज़ मत कर लेना कि मैं हिंदी टू इंग्लिश स्विच कर लेता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी ये बात बोलूँगा, किसी भी चीज़ में आप हिंदी की एनसीईआरटी की तरफ या फिर हिंदी वाले क्वेश्चन की तरफ, हिंदी वाली साइड आप पेपर में मत देखना। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, ओनली इंग्लिश वाली साइड देखो। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, ओनली हिंदी वाली साइड देखो। कोई करेक्शन कुछ होगा वो सब देखा जाएगा। अगर करेक्शन वाली बात आएगी, आपका एक क्वेश्चन गलत होगा। नहीं तो फिर आपको होगी टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, ओनली हिंदी वाली साइड से ही क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश वाली साइड आपको करेक्शन के लिए भी नहीं देखना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले ओनली इंग्लिश पढ़ो, हिंदी वाली साइड आपको बिल्कुल नहीं देखना, ओनली इंग्लिश वाली साइड पढ़ो, फटाफट से क्वेश्चन करते हुए चलो। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया, टाइम अगर आपने बचा लिया ना, वो फैक्टर है जहां पर आप जीतोगे। करेक्शन की वजह से कोई भी मिस्टेक अगर क्वेश्चन में, उसकी वजह से हो सकता है आपका एक क्वेश्चन गलत हो। वरना अगर आप हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई करते करते कर रहे हो, दोनों साइड अगर आप देख रहे हो, हिंदी इंग्लिश ये सब कर रहे हो ना, तो आपके 15 से 20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, और वहां से क्या होगा, आप दूसरे स्टूडेंट से 8 से 10 क्वेश्चन पीछे पड़ जाओगे। वो होती है एक मिस्टेक। एक स्टूडेंट जिसने गलती की हुई है,
वो अगर आपको सिखाने पे आ जाए ना, वो आपको अच्छी चीज़ सिखाएगा कि आपको कहाँ-कहाँ पर गलती नहीं करनी है। देखो जिसकी सारी चीज़ें सही हो रही है, वो बोलेगा हाँ, सब कुछ सही करना है। वरना जिसका गलत हुआ है, वो आपको बताएगा कहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है, कहाँ पर आपको बचना है गलती करने से। ये चीज़ ज़रूरी है। जितनी एडवाइसेज़ मैं आपको देता हूँ ना, वो सारी एडवाइसेज़ को आप फॉलो करो। आप नीट का एग्ज़ाम निकाल कर ले जाओगे। बिकॉज़ मुझे पता है कहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, जो आपको गलती करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आपको उनसे बचना है ना? तो हुआ क्या कि फिर बायो का तो बात हो गई कि बायो के अंदर मुझे अराउंड 47 मिनट का टाइम लगा। फिर मैं आया केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री नीट के इतिहास की सबसे टफेस्ट, बट केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छी अपनी बना ली थी। एंड हुआ क्या, केमिस्ट्री मैंने इतनी अच्छी अपनी बना ली, टाइमली मैंने पूरी केमिस्ट्री करी। कुछ क्वेश्चंस बड़े थे, जैसे वो अपना आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन था, है ना? वही आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाला। तो उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा-सा टाइम केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा लग गया और केमिस्ट्री के अंदर मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन सही थे। केमिस्ट्री के अंदर अपना स्कोर था अराउंड 140, बायो के अंदर अपना स्कोर था अराउंड 350। बायो के अंदर हाँ, बताता हूँ, 47 मिनट का टाइम ज़रूर लगा, बट बायो अपनी पूरी सही थी। बायो अपनी पूरी ही सही थी। बस अब सर 350 मार्क्स आए अपने बायो में। 350 मार्क्स क्यों आए? अगर पूरी सही थी तो। बायो अपनी पूरी मैंने सही करी, 2 क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई। एक क्वेश्चन था हेनलेस लूप वाला, जिसके अंदर एनटीए को बोनस देना चाहिए था। मैं आज भी बोलता हूँ, उसके अंदर एनटीए को बोनस देना चाहिए। जिस स्टूडेंट ने बायो बहुत अच्छे से पढ़ी है, वो सब एक ही बात बोलेंगे, इसके अंदर एनटीए को बोनस देना चाहिए था। इन्होंने नहीं दिया, गलत किया, देना चाहिए था बोनस। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन था मेरा जिसके अंदर मैंने ओमार की मिस्टेक कर दी थी, ओमार गलत। इस साल मैंने नीट के पेपर में 4 ओमार मिस्टेक करी है, एक केमिस्ट्री में, एक बायो में, 2 फिजिक्स में। ये 4 मैंने ओमार मिस्टेक करी हुई है। ओमार मिस्टेक मतलब ओमार के अंदर आंसर कौन-सा भरना था, मैंने कौन-सा भर दिया। ये गलती हुई है मेरे से, 4। उस टाइम मेरे से 6 हुई थी 2023 में, इस साल मेरे से 4 हुई है। मतलब जब हम चीज़ों को फिक्स करने आते हैं, जब हम चीज़ों को सही करने आते हैं ना, उसी साल बस हमसे ओमार मिस्टेक होती है। अब लास्ट ईयर पूरे पेपर ही मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, वहाँ पे एक भी ओमार मिस्टेक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पर हम भाग नहीं रहे होते हैं, यहाँ पर हम भाग रहे होते हैं। रीज़न मेरे को भी पता है क्यों होती है ओमार मिस्टेक जैसे। एंड इन्हीं चीज़ों से मैं आपको बचने का एडवाइस देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। जितने किए हैं ना, वो सारे सही तरीके से बबल कर दो, वो सारे सही तरीके से कर दो। गलती होने के बाद में ही हमको ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। तो बायो के अंदर 350 मार्क्स आए, आने तो पूरे 360 चाहिए थे, बायो के अंदर 350 मार्क्स आए बिकॉज़ मैंने बायो पढ़ी इतनी बढ़िया थी। मैं हमेशा अपने सुबह-सुबह के 3 से 4 घंटे का टाइम मैं बायो को देता, अराउंड 4 घंटे से ज़्यादा ही देता, साढ़े 4 घंटे मान लो आप। सुबह-सुबह हमेशा देता था, मतलब 6 से 11 के आस-पास का टाइम आप मान लो। कभी 6 बजे उठा तो 11 बजे तक का टाइम, 7 बजे उठा तो भी 11 बजे तक का टाइम, 8 बजे उठा तो 12 बजे तक का टाइम, इस तरह से करके। तो कभी 5 घंटे हो जाते हैं, कभी 4 घंटे हो जाते हैं, कभी साढ़े 4 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे से कम का टाइम कभी नहीं दिया। इतनी बायो मैं सुबह-सुबह हमेशा पढ़ता था। उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में फिज़िक्स रात में चला करती, रात में फिज़िक्स में भारी क्वेश्चन का सेशन चला करता था। तो ये मेरा स्टडी का पूरा रूटीन रहा करता था। तो केमिस्ट्री के अंदर अपने 140 मार्क्स आए, बायो के अंदर अपने 350 मार्क्स आए, ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं 140, 350 कितने बनते हैं? 140 और 350 बनते हैं अपने 490, 490 के अलावा जो बचे हुए 82 मार्क्स है वो अपने फिजिक्स में बने। हाँ, 82 मार्क्स सुनकर आपको भी बहुत बड़ा शौक लग रहा होगा कि सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो, आपको तो पूरी फिजिक्स आती है। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं वो ये बात जानते होंगे कि मैं कितनी बढ़िया फिजिक्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी मेरे अपने फिजिक्स में जस्ट 82 मार्क्स आए हुए हैं, जो मैं कहाँ एकदम ईज़िली बोल सकता हूँ कि ये मार्क्स बहुत बुरे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मार्क्स, मैं खुद जानता हूँ। 82 मार्क्स बहुत बुरे हैं। चाहे पेपर कितना ही हार्ड आ जाए, ये पेपर इतना हार्ड नहीं था कि इसके अंदर 120 मार्क्स, 130 मार्क्स स्कोर ना किए जा सकें। ये मार्क्स मिनिमम इतने होने चाहिए थे, मैं जानता हूँ ये बात को। 82 मार्क्स आए हैं। अब ये 82 मार्क्स कैसे आए? पहले मैं ये बताता हूँ। इन 82 मार्क्स के अंदर 2 की तो मैंने ओमार मिस्टेक की हुई है। ये मार्क्स होने चाहिए थे 92 पहली बात, सोल्व किए हुए पेपर में। क्योंकि मैंने अराउंड 24-25 के आस-पास क्वेश्चन मैंने सही किए थे। 24 के आस-पास क्वेश्चन सही किए थे। 2 इसके अलावा 4 क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक मतलब वही कौन-सी? सिली मिस्टेक। इस बार ओमार मिस्टेक नहीं, 4 क्वेश्चन में मेरे से सिली मिस्टेक हुई थी। तो हुआ क्या, मैंने फिजिक्स का जो पेपर था, इसके अंदर मैंने 24 के आस-पास क्वेश्चन अपनी तरफ से एकदम सही किए थे। जिनमें से 24 में से 22 क्वेश्चन अपने एकदम करेक्ट भी है, ठीक है? फाइनल रिजल्ट में 22 क्वेश्चन एकदम करेक्ट भी है। जिनमें से 6 क्वेश्चन अपने गलत हैं, 22 करेक्ट है, 6 गलत है, 28 17 क्वेश्चन मैंने इस पेपर में छोड़े थे। छोड़े नहीं थे, मेरे से वो पेपर पूरा का पूरा छूट गया था। मतलब 17 क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाया था इस पेपर में। तो थोड़ी-सी मैं फिजिक्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। मैंने आपको बायो बता दी, मैंने आपको केमिस्ट्री बता दी। केमिस्ट्री क्योंकि मैंने बढ़िया बनाई थी, बहुत बढ़िया मैंने तैयारी करी थी पूरे साल में। तो केमिस्ट्री के अंदर मेरा स्कोर आया 140। स्पीड से भागने के चक्कर में क्या हुआ, एक क्वेश्चन का मैंने ओमार मिस्टेक केमिस्ट्री में किया, मतलब ओमार गलत भर दी। एक क्वेश्चन की ओमार मिस्टेक अपने से बायो में हो गई थी, है ना? और 2 क्वेश्चन की ओमार मिस्टेक अपने से फिजिक्स में हो गई। 4 क्वेश्चन की ओमार मिस्टेक थी। मतलब केमिस्ट्री ऐसी थी कि इस केमिस्ट्री के अंदर आराम से मैं 165 ला सकता था, अगर मेरा टाइम वाला कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता। 165 में ला सकता था, बट 140 है। यहाँ पर 10 मार्क्स तो मेरे ऐसे चले गए केमिस्ट्री के अंदर कि एक के अंदर मैंने ओमार गलत भर दी और एक था सिग्निफिकेंट फिगर वाला। सारा आंसर निकाल लिया। आंसर निकालते टाइम 2 ऑप्शन एकदम सिमिलर दिख रहे थे। 1 करने की जगह मैंने 3 कर दिया। सॉरी 3 करने की जगह मैंने 1 कर दिया। 3 करना था मेरे को, मैंने 1 भर दिया। जल्दबाजी में मैंने 1 भर दिया उसमें 3 भरने की जगह। उसका आंसर 3 आ रहा था। मतलब वो इतना आसान क्वेश्चन था ना सिग्निफिकेंट फिगर वाला, वही जो केमिस्ट्री में आया था, कितना आसान क्वेश्चन था। मैंने उसमें क्या किया, मेरे को 3 करना था आंसर, मैंने जल्दबाजी में 1 कर दिया। करेक्ट आंसर 3 निकाला, जल्दबाजी में आंसर मैंने उसका 1 कर दिया। ये कुछ चीज़ें होती है जिनका रिग्रेट रहता है, बट इसलिए ना जब मैं वापस पेपर उठाकर देखता हूँ ना, मेरे को भैया पेपर उठाने नहीं देते। जब से पेपर हुआ ना, मैंने पहले दिन पेपर देखा, मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा था सारी चीज़ों पर, जब हमने मार्क्स कैलकुलेट किए थे। उसके बाद से अब तक मेरे भैया ने मेरे को नीट का पेपर उठाने नहीं दिया, बिकॉज़ जब मैंने फिर क्वेश्चन सोल्व किए थे, जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन मेरे छूट गए, जो क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हुई, वो क्वेश्चन मैंने सोल्व किए, सारे बन रहे थे। तो सारी चीज़ों का रिग्रेट तो आखिरकार रहता है, बट हाँ, बढ़िया चीज़ ये है कि अपना सिलेक्शन हो गया। इतनी 8 सालों की जर्नी का सबसे बढ़िया आउटपुट क्या? कि अपना सिलेक्शन हो गया। एंड बढ़िया चीज़, मुझे कितनी बढ़िया तरीके से फिजिक्स पढ़ानी आती है। मैं बताऊँगा अपने जर्नी का सबसे बढ़िया जो मैंने आउटपुट निकाला, वो आउटपुट क्या है। थोड़ी-सी 1 मिनट और मैं बात करता हूँ। फिजिक्स के बारे में थोड़ी-सी बात करता हूँ ना, फिजिक्स का पूरा। तो फिजिक्स का क्या हुआ, जैसे मैंने पेपर शुरू किया,
पेपर शुरू करके हाँ, मुझे एक बात पता चल गई कि अच्छा फिज़िक्स हार्ड है। तो भागना पड़ेगा बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने बायो में, केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था। मेरा एक्स्ट्रा टाइम लोगों के कंपैरिज़न में लग चुका था एंड ये बात मैं पेपर में भी जानता था हाँ, काफ़ी टाइम लग चुका है। मतलब पेपर पूरा तो नहीं होगा। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, उतने मैक्सिमम क्वेश्चन निकालो। तो बड़े-बड़े क्वेश्चन को मैं आगे स्किप करके आगे-आगे चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन कर रहा था एंड क्वेश्चन करते-करते क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे स्पीड से भागना था उस चक्कर में 4 क्वेश्चन के अंदर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई। जैसे मुझे आंसर जो करना था उससे मैंने उल्टा कर दिया। जो हमने आंसर निकाला, आंसर हमने निकाल लिया। अब रेशियो में आंसर आते हैं जनरली। जैसे अब हमने मान लो जैसे एक मैंने टेस्ट के अंदर मिस्टेक करी थी। एक के अंदर जैसे आंसर हमने 256/81 निकाला बट आंसर 81/256 है ना? हमने आंसर भी 256/81 निकाल लिया, वही अपना आंसर है। बट पहले ऑप्शन में 81/256 है। हमने ठीक से देखा नहीं, हमने उसी को टिक कर दिया, वो हमारी सिली मिस्टेक। एक मिस्टेक तो मेरे से इस साल वैसी ही हुई थी। एक के अंदर मैंने क्या किया, जैसे एक जो अपना बोनस हुआ था ना इस साल क्वेश्चन जिसके अंदर 1 और 3 दोनों करेक्ट आंसर आ रहे थे। उसके अंदर से मैंने 3 निकाल भी दिया, जल्दबाजी में उसके अंदर मैंने 2 भर दिया। और 4 के अंदर तो एकदम सही आंसर भी सब कुछ निकाले हुए थे। इन अ रो मैंने 2 क्वेश्चन के अंदर मैंने ओमार भी गलत भर दी थी, फिज़िक्स के अंदर। इस तरह से करके इस साल फिज़िक्स इतनी मेरी बिगड़ी है कि कभी भी मेरे किसी मॉक टेस्ट के अंदर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे फिज़िक्स के अंदर। कभी सिली मिस्टेक हो जाती थी। मतलब जिस क्वेश्चन के अंदर मैंने कैलकुलेशन कर ली उसके बाद में क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। क्योंकि फिज़िक्स इतने ओवर द ईयर्स मैंने बनाई है ऐसी। एंड इस साल क्या हुआ 6 क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो गई। 28 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, 6 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, 2 की मैंने ओमार गलत भरी। बाकी क्वेश्चन के अंदर ये सिली मिस्टेक्स इतनी हो गई। तो इस तरह से करके 4 क्वेश्चन में मिस्टेक, 2 की ओमार गलत, फिज़िक्स के अंदर चले गए 6 क्वेश्चन। अब अपने हुए कितने 22 क्वेश्चन सही, 22 से बने 88 जिनमें से 6 माइनस कर दो, नंबर बने 82 ये बात है। एटलीस्ट यहाँ पर बुरा पता है क्या लगता है? बुरा ये लगता है कि ये फिज़िक्स वाले 2 क्वेश्चन की अगर ओमार मिस्टेक नहीं होता ना, ओमार भी अगर मैं सही भर देता तो 92 होते हैं। 82 से 92 कभी भी सही थे, है ना? और अगर ये बायो वाले क्वेश्चन में एक में ओमार मिस्टेक नहीं होती, हेनरी लूप वाले में अगर ये दे देते नंबर, इसके अलावा केमिस्ट्री का सिग्निफिकेंट फिगर वाला मेरे से गलत नहीं होता, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में ओमार मिस्टेक अगर मेरे से नहीं होती, तो ये नंबर 572 नहीं होते, ये क्वेश्चन अराउंड अपने 8 के आस-पास क्वेश्चन सही होकर के ये लगभग 610 के आस-पास बन जाते और वो एक बढ़िया मार्क्स होते हैं। मतलब जितनी मैंने तैयारी करी थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी-सी ठीक-ठाक रैंक आती नहीं, तो मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता। बट अल्टीमेटली फिर मैंने अपने आप को क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे रिजल्ट्स देखे, मेरा रिजल्ट आने के बाद में, जहाँ पर मैं टेस्ट दिया करता था, उस टेस्ट को जो लड़की लगातार टॉप किया करती थी, वहाँ पर एक लड़की थी जो कि कंटिन्यूअसली वहाँ पर टॉपर थी। उसके मेरे से भी कम मार्क्स आ रहे हैं। अपने 572 आ रहे हैं, उसके मार्क्स अराउंड 560 समथिंग आ रहे हैं। 564, 565 आ रहे हैं। जो कंटिन्यूअसली उनका टॉपर है, जिनके रैंक 1 आ रही है, रैंक 2 आ रही है, 3 आ रही है, कंटिन्यूअसली टॉप 5 में, उसका भी पेपर उतना खराब हुआ है, सोचो। उसकी क्या मेंटालिटी होगी? तो मैंने टॉप 1000 मैंने अपनी जो जब रैंक्स होती थी, जब मैं तैयारी कर रहा था, कंटिन्यूअसली जो मेरी तैयारी जारी थी, मैं सोच रहा था मेरे टॉप 1000 में रैंक आएगी। अगर मैं अपनी रैंक को टॉप 1000 में अज़्यूम करूँ ना, उसकी रैंक आनी चाहिए टॉप 2 या फिर 300 के अंदर। अब जिसकी टॉप 2 या फिर 300 में होनी चाहिए, उसकी रैंक आप सोच लो 27,000 है। तो ये चीज़ों को देखते हुए उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो लगातार मतलब 6 से 7 स्टूडेंट जो टॉप 15 में उनके कंटिन्यूअसली थे। उनमें से 6 से 7 स्टूडेंट का पेपर खराब हुआ है। 6 से 7 स्टूडेंट का पेपर खराब हुआ है। किसी के 564 आ रहे हैं, किसी के 562 आ रहे हैं, किसी के 561 आ रहे हैं। कितने ही ऐसे हैं जो बेचारे सेलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं और जो कंटिन्यूअसली 800 बच्चों के बीच में टॉप 10 में, टॉप 15 में आ रहे थे 800 बच्चों के बीच में। तो अगर कोई 800 बच्चों में टॉप 10 में, टॉप 15 में आते हैं, उसके बाद में उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसके बाद में जब मैंने इन सब स्टूडेंट का रिजल्ट देखा तो उसके बाद में आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, मेन चीज़ जो मैटर करती है नीट में, वो है सिलेक्शन और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना। ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, यही चीज़ मैटर करती है। सिलेक्शन लेना और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना। एंड यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं अब नीट से फ्री हो चुका हूँ एंड मेरे पास एक चीज़ आ चुकी है, अब मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ एंड अब मैं एकदम फ्री होकर मैं नीट एग्जाम के लिए पढ़ा सकता हूँ। अब मैं फ्री होकर पढ़ा सकता हूँ। एंड रही बात नॉलेज की, देखो एक चीज़ होती है, आपकी मार्कशीट के अंदर कितने मार्क्स हैं, वो चीज़ नहीं बताते कि आपको कोई सब्जेक्ट कितना आता है। अब मेरे फिजिक्स के अंदर मार्कशीट में 82 मार्क्स हैं, दैट डजंट टेल कि मेरे को कितनी फिजिक्स आती है। मेरे को कितनी फिजिक्स आती है, ये मेरे लेक्चर्स बताते हैं। इन 8 सालों में जो चीज़ मैंने कमाई है, जो चीज़ मैंने ली है, जो मेन आउटपुट मैंने लिया है, वो केवल मेरे मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं है। नहीं, मैं इससे प्रायोरिटी पे रहता हूँ अपनी फिजिक्स को, अपनी केमिस्ट्री को, अपनी बायो को। मेनली अपनी फिजिक्स को, बिकॉज़ फिजिक्स मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं है, इसका मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। इस पूरे साल भर जो मेरी तैयारी गई थी, जो पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, जो मेरे लेक्चर्स हैं, वो बताते हैं कि मैंने कितनी तैयारी फिजिक्स के अंदर की हुई है। मतलब अगर मैं आपको कभी मेरे जेईई मेन की मैं मॉड्यूल दिखा दूँ ना, मतलब वो पूरे मॉड्यूल की जो मैंने हालत करके रखी है ना, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा उसमें से। मतलब इस तरह से किसी को मैंने डब्बे में पैक कर रखा है कि हाँ, ये एग्जाम में आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है। जितने मेन जो क्वेश्चन हो सकते हैं ना जेईई मेन के, वो सारे मैंने हाइलाइट किए हुए हैं। मतलब हाइलाइटर से पूरी बुक को मैंने एकदम हाइलाइट कर रखा है। जितने क्वेश्चन मैंने जेईई मेन की बुक की तो जो इस साल मैंने हालत करी है ना फिजिक्स में, मतलब क्या बोलूँ मैं उसका, मतलब केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंदर मैंने की हुई है, फिजिकल में की हुई है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में की हुई है। फिजिकल में थोड़ी सी कम करी थी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में काफ़ी करी थी। फिजिक्स के अंदर मेनली मैंने जेईई मेन के क्वेश्चन लगाए थे और क्या लेवल पर मैंने किए हुए क्वेश्चन, वो शो करता है मेरा नॉलेज को। एंड एक चीज़, अगर मुझे इस वीडियो से एक मोटिवेशनल लाइन निकालनी हो, सबसे ज़रूरी, जो सबसे बड़ी, वो मोटिवेशनल लाइन पता है क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी, "तुम जो चाहोगे, तुम वो बन जाओगे।" एंड ये मेरे जीवन की टैगलाइन है एंड मैं इसी के बेसिस पर आगे बढ़ता हूँ। मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूँगा, मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, आज मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, एक टाइम था जब मुझे कुछ फिज़िक्स नहीं आती थी, दूसरे अटेम्प्ट वाले टाइम। फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने एक चीज़ सोची, मैं बेस्ट फिज़िक्स टीचर बन के रहूँगा। अभी मैं एक बहुत बढ़िया फिज़िक्स का टीचर हूँ, इतना मैं जानता हूँ, बिकॉज़ मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट डायरेक्ट स्टूडेंट के माइंड में जानता हूँ। ये डायरेक्ट मेरे स्टूडेंट के माइंड में जानते हैं। ये बात मैं जानता हूँ एंड ये चीज़ को मैं आगे और बेटर तरीके से लेकर जाऊँगा और मैं सबसे बेस्ट फिज़िक्स का टीचर बन के रहूँगा।